गुड मॉर्निंग। हाँ जी, मे 25 की रिवीजन क्लासेस यूट्यूब पर हम अवेलेबल करा रहे हैं आपको सीए फाइनल इंडायरेक्ट टैक्स की। इसकी फीचर्स, पहला, कस्टम की 3 क्लासेस हैं। पहली 2 क्लासेस में कस्टम और एक क्लास एफटीपी की है। 4 घंटे का कस्टम और एफटीपी 1.5 घंटे का टोटल रिवीजन है क्वेश्चन के साथ में। ऐसे जीएसटी का चैप्टर वाइज आपको रिवीजन दे रखा है, अराउंड 29 आवर्स का है क्वेश्चन के साथ में। और इसके अलावा हम अमेंडमेंट की एक सेपरेट डिटेल्ड क्लास लगा रहे हैं। ये अमेंडमेंट इन रिवीजन क्लासेस में ऑलरेडी कवर्ड है। अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो इस अमेंडमेंट क्लास को देख सकते हैं। और एक आपकी इस अटेम्प्ट की आरटीपी, वो भी इस आरटीपी की एक सेपरेट क्लास लगा रहे हैं। जिस सीक्वेंस में रिवीजन कराया गया उन चैप्टर्स को उन्हीं सीक्वेंस में रिवाइज करें तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल आपके। हाँ जी, हम रिवीजन करने जा रहे हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 11 रिटर्न का एग्जामिनेशन बुक निकालें। इसमें हम करेंगे सीजीएसटी के सेक्शन 37 से लेके 48 तक। हाँ जी, जब तक आप अपना चैप्टर 11 निकाले तब तक मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ। एक तो शुभ विचार आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। हथौड़े की चोट से ही आप एक निखर के आओगे। हाँ जी, तो आइए जरा देखें हम क्या। अगर आपकी टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 5 करोड़ से ज्यादा है, आप नॉर्मल टैक्स पेयर हैं, तो आपको बिल वाइज डिटेल डालनी होती थी किसमें, जीएसटीआर 1 में। अगर आप गुड्स बेच रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो बिल वाइज डिटेल डालते थे आप किसमें, जीएसटीआर 1 में, अगले महीने की 11 तारीख तक। ये बायर को फिर क्रेडिट दिखने लग जाता है टूबी में। टूबी में आईटीसी दिखने लग जाता है जी। जैसे जिस जिस सप्लायर से आपने माल परचेज किया होगा उन्होंने भी अपनी जीएसटीआर 1 फाइल की होगी, तो आपको भी 2B में आईटीसी दिख रहा होगा जी। जी, अब आप इसके बाद क्या फाइल करते हैं, 3B, जिसके साथ टैक्स जमा होता है। तो इसमें जीएसटीआर 1 से सेल का जीएसटी आ जाता है जी, और 2B से इसका आईटीसी आ जाता है। फिर आप नेट कैश लेजर से जमा करा देते हैं। ये कब तक जमा होती है जी, अगले महीने की 20 तारीख तक। तो आपकी अगर हम मंथली मंथली बात करें तो साल में जीएसटीआर 1 कितनी होगी, 12। 3B भी कितनी होगी, 12, तो 12 12 24 हो गई। एक 25वीं रिटर्न और कौन सी, एनुअल रिटर्न। ये आपकी अगले साल की 31 दिसंबर तक जाती है। अच्छा, क्योंकि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो एक और रिटर्न इसी के साथ में जाएगी, सेल्फ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जीएसटीआर 9C, अगले साल की 31 दिसंबर तक, इसी एनुअल रिटर्न के साथ में ही। इसमें क्या होता है जी, जो आपकी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपकी टर्नओवर है उसको आप मैच करेंगे अपनी जीएसटी में जो आपने टर्नओवर दिखाई है, तो रिकंसाइल करना पड़ेगा, उसको आपको मैच करके दिखाना होगा। अच्छा जी, अगर आपकी टर्नओवर प्रीवियस ईयर की 5 करोड़ से कम है, फिर आप ओप्ट कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। आप चाहो मंथली जीएसटीआर 1 3 भी देना तो मंथली देते रहो। हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप क्वार्टरली रिटर्न, क्यूआर मतलब क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट, टैक्स मंथली देना होगा, रिटर्न क्वार्टरली दे सकते हो। तो अब ये जीएसटीआर 1 कैसे जाएगी, क्वार्टरली, तो साल की 4 जाएंगी। डेट क्या होगी, अगले महीने की 13 तारीख। ये 11 तारीख थी, ये क्या है जी, 13 तारीख है। ऐसे अब 3B भी क्या जाएगी, क्वार्टरली। 3B भी कैसे जाएगी, क्वार्टरली। और क्या डेट होगी जी, कुछ स्टेट के लिए 22 है, कुछ स्टेट के लिए 24 है, अगले महीने की 22 या 24 है। एनुअल रिटर्न तो जाएगी जाएगी जी, एनुअल रिटर्न तो जाएगी जाएगी। लेकिन क्योंकि 5 करोड़ से कम के टर्नओवर है तो आपके 9C नहीं देनी, तो 9C ब्लैंक है, 9C ब्लैंक है। अच्छा, तो फायदा क्या है क्वार्टरली देने का, जो स्मॉल लेवल वाले बंदे हैं, स्मॉल लेवल मतलब जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है प्रीवियस ईयर की, वो 4 क्वार्टरली रिटर्न, 4 3B फाइल करो, आसान सुगम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ऐसा किया गया। अच्छा, ये लोग ऑप्शन एक और है इनके पास में, क्योंकि इनसे कोई परचेज नहीं करेगा, ये तो क्वार्टरली जीएसटी और फाइल करते हैं, तो इनको हमने ऑप्शन दी थी पहले और दूसरे महीने तुम आईएफएफ, जो जीएसटी अपन की वो वाली टेबल्स जिससे बायर को क्रेडिट दिखता है, वो वाली टेबल्स आप फिल कर सकते हैं, जिसको हम आईएफएफ नाम दे रहे हैं। ये अप टू 13 ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ठीक है जी। आइए अब हम आते हैं आपके नोट्स में। मेरे हिसाब से आपने अपना चैप्टर ओपन कर लिया होगा, एग्जामिनेशन बुक में आ जाइए फटाफट से। हाँ जी, इसमें जो हम जीएसटीआर 1 की बात करेंगे, इसमें हम सेक्शन 37 में बात करेंगे, 39 में 3B की बात करेंगे और कुछ और रिटर्न की बात करेंगे,
40 जो रिवाइज इनवाइसेस होती हैं उसकी फर्स्ट रिटर्न जाती है। सेक्शन 41 हम आईटीसी के चैप्टर में आईटीसी क्लेम करने में कर चुके हैं। 42 43 सेक्शन डिलीट हो चुके हैं, वो कभी आए ही नहीं जीएसटी लॉ में, बस बने बने थे। 44 एनुअल रिटर्न का, 45 फाइनल रिटर्न का, जब आप टाटा बाय बाय रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के बाद में आपको ये देनी होती है। 46 अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो नोटिस आएगा। 47 में लेट फी, 48 जीएसटी प्रैक्टिशनर और कुछ रूल्स। 67A जब लॉकडाउन हुआ था उस समय सारे ऑफिसेज बंद थे, ना क्लाइंट जा रहा था ना सीए जा रहा था, तो उस समय इन्होंने एक ऑप्शन निकाली थी कि आप निल, अगर आपकी जीएसटीआर 1 है या 3 भी है या कंपटीशन सप्लायर को क्वार्टरली टैक्स देना होता तो उसके लिए सीएमपी 08 जाती है। तो ये सिर्फ इन 3 के लिए। और आपकी निल है, निल का मतलब है सारी टेबल निल है, टैक्स निल नहीं, सारी टेबल निल, कोई एंट्री नहीं जानी उसमें, तो आप उसे एसएमएस के थ्रू भेज सकते हैं। जीएसटी पोर्टल लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, आप एसएमएस के थ्रू भेजेंगे। कौन सा मोबाइल यूज करेंगे? जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वो वाला, और इस पे आपके पास ओटीपी आएगा, ऐसे आप फाइल करेंगे। ध्यान रहे टैक्स निल है लेकिन इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई कुछ है तो फिर आपको जीएसटी पोर्टल के थ्रू ही फाइल करनी है, फिर आप एसएमएस के थ्रू फाइल नहीं कर सकते हैं। फिर इसके बाद आइए पेज नंबर 11.2 पर, हम पहले शुरू कर रहे हैं क्यूआरएमपी। क्यूआर मतलब क्वार्टरली रिटर्न, लेकिन टैक्स कैसे देना? मंथली। मंथली टैक्स कैसे देते हैं जी? पहले और दूसरे महीने अगले महीने की 25 तारीख तक। तीसरे महीने जो आप टैक्स देंगे, जो रिटर्न जाती है वो कुछ स्टेट के लिए 22 है, कुछ स्टेट के लिए 24 है, तो तभी साथ में जमा करा देना। कौन ये स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं? ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं, ऑप्शनल है। तो कौन? सभी, एक को छोड़ दो। वो सेक्शन 14 ऑफ आईजीएसटी में वो था ना ओआईडीआर का सप्लायर जो बाहर वाला था, अनलिस्टेड बायर को सर्विस दिया करता, नेटफ्लिक्स वाला एग्जांपल लिया था हमने जी, उसको छोड़ दो। बाकी सभी आप, अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर ऑल ओवर इंडिया की जो यूनिट्स हैं आपकी सारी, उनका एग्रीगेट टर्नओवर अगर आप टू 5 करोड़ है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ध्यान दीजिए ये वाली स्कीम ऑप्ट करने के लिए जिस दिन आप ऑप्ट कर रहे हैं, जो भी आपकी लास्ट मंथ की रिटर्न है पहले ड्यू है वो पहले आप सबमिट करो, फिर आप इस ऑप्शन को ले सकते हैं। अच्छा, इस स्कीम में आप आ सकते हैं या यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, इसके लिए कुछ टाइमिंग है। टाइमिंग क्या है जी? जैसे यहाँ से क्वार्टर 4 क्वार्टर है तो पहले एक बार अप्रैल में जून के लिए समझिए। हाँ जी, अप्रैल अगर आप मंथली रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो अप्रैल के लिए आप कब फाइल कर देंगे? 1 मई को फाइल कर सकते हैं भाई। अगर जीएसटी 1 की बात करें तो 11 मई तक है, और 3 की बात करें तो आपकी 20 तारीख तक है मंथली। तो अब यहां पर आप अप्रैल के बाद 1 मई को भी तो फाइल कर सकते हैं। अगर आपने 1 मई को फाइल कर दी अप्रैल मई की रिटर्न, फिर तो इस क्वार्टर के लिए क्यूआरएमपी वाली ऑप्शन तो खत्म हो जाएगी ना, क्वार्टर रिटर्न वाला तो खत्म हो जाएगा ना मामला। इसलिए आप ऑप्ट कब तक कर सकते हैं? इस अप्रैल की लास्ट डेट, तो हमने बोला 30 अप्रैल लास्ट डेट है, 30 अप्रैल लास्ट डेट है। अगर आपने यहां पर 1 मई को मंथली फाइल कर दी तो फिर तो बात खत्म हो गई ना, इसलिए हमने कहा 30 अप्रैल लास्ट डेट है, फिर तो 1 मई से अगले क्वार्टर के लिए शुरू हो जाएगा ना, बिगिनिंग। तो अगला क्वार्टर के लिए 1 मई से शुरुआत हो जाएगी। अच्छा, ऐसे ही अब इसकी शुरुआत जो होगी अप्रैल में जून के लिए, शुरुआत कब से होगी? इसके लिए एक बार पिछले क्वार्टर पे आ जाओ। जन फेब मार्च में अगर मेरे को इसी क्वार्टर के लिए ऑप्ट करना है तो जन की मैं मंथली रिटर्न फाइल करनी हो तो मैं 1 फरवरी को फाइल कर सकता हूं। तो मेरे को अगर क्वार्टरली के लिए सोचना हो तो कब तक सोचना पड़ेगा? 31 जनवरी तक। तो लास्ट डेट 31 जनवरी है। तो इसका मतलब ये अगर 1 फरवरी आ गई तो फिर तो अगले क्वार्टर की बात आ जाएगी ना। अगर आपने मंथली फाइल कर दी तो फिर तो अगले क्वार्टर के लिए सोच सकते हो ना। तो इसलिए हमने लिखा ये 1 फरवरी, देखो यहाँ टिक किया, ये 1 फरवरी अगले क्वार्टर के लिए शुरू हो जाएगा। तो हम इसके लिए एक स्टेटमेंट बना सकते हैं क्या, कि हम अगर हम ऑप्ट कर रहे हैं या ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट करना है तो जिस क्वार्टर के लिए देख रहे हैं उसके पहले महीने की लास्ट डेट तक आप ऑप्ट कर सकते हैं, और शुरुआत कहां से होगी? पिछले क्वार्टर के सेकंड मंथ की पहली तारीख, यही ऊपर लिख कर दे रखा है। ठीक, अब क्या आपने ये क्वार्टरली ऑप्ट कर लिया तो क्या आपको हर क्वार्टर में ऑप्ट करना पड़ेगा? नहीं, जब तक आप खुद चेंज नहीं कर देते या आपकी टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर 5 करोड़ से क्रॉस नहीं हो जाती, तब तक, जब तक आप नहीं चेंज करते, या क्वार्टरली वाली ऑप्शन चलती रहेगी। अच्छा, आपके एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, आप कुछ जीएसटी के लिए क्यूआरएमपी ऑप्ट करना चाहते हैं, कुछ के लिए नहीं करना चाहते, कर सकते हैं, जी हाँ। अच्छा जी, अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस कर गए ड्यूरिंग द क्वार्टर तो अगले क्वार्टर से फिर आप मंथली फाइल करेंगे, फिर आप क्वार्टरली फाइल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, जो क्वार्टरली वाले हैं क्या पहले 2 महीने के लिए आईएफएफ वाली फैसिलिटी ले सकते हैं? जी जी हाँ, ले सकते हैं। अभी डिटेल में इसके बाद अभी आएगा। नेक्स्ट, पहले 2 महीने के लिए, मंथ 3 के लिए तो आप नीचे इसको नोट बना दो या इसको हटा दो। पहले 2 महीने के लिए टैक्स की बात करते हैं, आप कैसे पे कर सकते हैं? 2 तरीके से। 2 तरीके से, एक बार मैं चालान भी आपको दिखा देता हूं जब आप फिल करते हैं तो। हाँ जी, हाँ जी, एक बार वापस आएंगे। हम कह रहे हैं, जरा सुनो,
सेल्फ असेसमेंट मेथड, आप कैसे पहले 2 महीने का टैक्स दे सकते हैं जी? जो भी आपकी सेल पे टैक्स बनता है माइनस आईटीसी नेट जो बनता है वो आप जमा करा दो। पहले महीने भी, दूसरे महीने भी, तीसरे महीने भी आप ऐसे ही जमा करा देंगे। लेकिन अगर आप, दूसरा ऑप्शन है फिक्स सम मेथड, इसमें आप क्या करेंगे, पिछले, अगर आपने 3B पिछली क्वार्टरली फाइल करी है और जो कैश लेजर से आपने पे किया है उसका 35% पहले महीने, दूसरे महीने भी 35%, तीसरे महीने तो जो नेट टोटल मिलाकर बन रहा होगा वो इकट्ठा जमा करा देना। पहले और दूसरे महीने के लिए हम बता रहे हैं 35-35%। अगर आपकी क्वार्टरली 3B जाती है, मंथली जाती है तो 100%, क्वार्टरली जाती है तो 35% पहले कैश लेजर से जो आपने जमा कराया था उसका 35%। 35% की क्या कहानी है जी? हम मानते हैं कि जितना काम तुमने पिछले क्वार्टर में किया था उतनी सेल इस क्वार्टर में भी करोगे। तो पिछले क्वार्टर में जो तुमने जीएसटी जमा कराया था क्वार्टर में, उतना इस क्वार्टर में भी जमा कराओगे। तो क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, 1/3 करो, 33.33% बना एक महीने का, राउंड ऑफ कर दो, 35% कर दिया हमने। ये 35% के पीछे कहानी ये है। हाँ जी, इसके लिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। जब आप जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करते हैं, फिर आप सर्विसेज में जाके पेमेंट में क्रिएट चालान करते हैं, तो आपसे पूछता है लॉगिन करने के बाद आप मंथली टैक्स पे करना चाहते हैं, क्वार्टरली रिटर्न वाला है। अगर आप इसे सेलेक्ट करते हैं, अगर आप मंथली पेमेंट वाले को, क्वार्टरली रिटर्न वाले को सेलेक्ट करते हैं, तो वो पूछता है कि आप 35% वाला या सेल्फ असेसमेंट वाला ऑप्शन लेना चाहते हैं। तो सेल्फ असेसमेंट वाला तो आप खुद टैक्स निकालेंगे आईटी से मैनेज करके। अगर आप 35% वाली ऑप्शन लेते हैं तो आपका चालान ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। आपके पिछले क्वार्टर जो आपने टैक्स कैश लेजर से जमा कराया था 3B से, वो आपके पास आईजीएसटी, सीजीएसटी, एचजीएसटी ऑटोमेटिक लिख कर आता है, और उसका 35% भी, अगर आप जुलाई टू सितंबर पिछला क्वार्टर था, अब आप नवंबर महीने के लिए जमा करा रहे हो, तो इसका 35% भी निकल कर आएगा खुद से खुद से खुद से। बस आपको तो जनरेट 35% चालान पे क्लिक करना है। तो आप पहले क्वार्टर के पहले 2 महीने के लिए आप ऐसे ऑटोमेटिक बस क्रिएट चालान पर, ये जनरेट सेल्फ जनरेटेड चालान है जी, तो आपने बस ऑप्शन सेलेक्ट करी थी, ऑटोमेटिक ही निकल कर आएगी तुमने पिछले क्वार्टर में इतना जमा कराया था। अच्छा, तो ये 35% आप पहले 2 महीने के लिए, जैसे यहाँ पर नवंबर दिसंबर जन, अगर अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपका क्वार्टर है, तो अक्टूबर नवंबर के लिए आप ये 35% जमा करा सकते हैं, वापस आएंगे। हाँ जी, ये आपको जो 35% आपने निकाला, मान लीजिए 10,000 निकल कर आया, ठीक है जी, लेकिन आपके क्रेडिट कैश लेजर में 12,000 पड़ा हुआ है, फिर आपको जमा कराने की जरूरत नहीं है। या आपकी नील लायबिलिटी है तो फिर आपको जमा कराने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अभी इंटरेस्ट की अभी इसमें बात करेंगे। हाँ, पिछले, अगर कोई इस स्कीम में आप तभी आ सकते हैं जब पिछली मंथ की अगर कोई रिटर्न ड्यू है तो आप पहले जमा कराएं। हाँ जी, ये रिफंड की बात आ रही है जी, जो आपने पहले 2 महीने जमा कराया, क्या आप क्वार्टर की रिटर्न फाइल होने से पहले इसमें कोई कैश लेजर में से रिफंड मांग सकते हैं? ना 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 ना, ये आपने कैश लेजर में जमा कराया अभी, तो आप इसमें से जब तक क्वार्टर की रिटर्न नहीं फाइल हो जाती, भाई उसी के टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट होना ना, इसलिए तब तक आप इसको रिफंड क्लेम नहीं कर सकते, और इस अमाउंट को किसी और जगह यूज भी नहीं किया सकता, अदर पर्पज के लिए यूज भी नहीं कर सकते। अब इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। आपको पहले महीने दूसरे महीने कब तक जमा कराना था? 25 तारीख तक नहीं जमा कराया तो 26 से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, टिल द डेट ऑफ पेमेंट, टिल द डेट ऑफ पेमेंट। अब जरा आइए, ये कौन सा प्री फिल्ड चालान, वो 35% वाला जो था। हाँ जी, ये जो 35% वाला था, मान लीजिए ये आपका निकल गया 10,000, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में अगर सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर निकालते, टैक्स में से आईटीसी माइनस करते पहले महीने का, तो 13,000 निकल कर आता। 35% से, भाई इस बार हमने ज्यादा सेल करी है इसलिए 13,000 निकल कर आता। यहाँ 35% के हिसाब से ये तो पिछले क्वार्टर का देखता है ना टैक्स, तो उसके बेसिस पे आपका 10,000 ही निकल के आ रहा है, तो आप कितना जमा कराएंगे? अगर आप ये वाली ऑप्शन लेते तो 10,000 ही जमा कराना है। क्या 3,000 पर इंटरेस्ट लगेगा? नहीं, शर्त ये है पहले और दूसरे महीने जो भी आपका एक्सेस टैक्स बन रहा है, जब आपकी तीसरे महीने क्वार्टर की रिटर्न जाएगी 22 से 24 को, तब साथ में जमा करा देना। अगर तुमने 22 से 24 को जमा नहीं कराया, वो जो एक्सेस टैक्स बनता था 3,000 को ही, तो वो आपको फिर 22 से 24 से इंटरेस्ट लगना होगा। ये आपका ये वाला पॉइंट बोलता है, अगर फाइनल टैक्स लायबिलिटी फर्स्ट 2 मंथ की हायर बनती है प्री फिल्ड चालान से 35% से, तो अगर आप 3B की ड्यू डेट, जो कि आपकी कुछ स्टेज के लिए 22 है, कुछ स्टेज के लिए 24 है, अभी बताते हैं किन के लिए है, अगर आप इस डेट तक जमा करा दो कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन अगर आप ड्यू डेट के बाद जमा कराते हैं तो फिर ड्यू डेट से टिल द डेट ऑफ पेमेंट आपका इंटरेस्ट लगेगा। अच्छा जी, फिर इसके बाद क्वार्टरली वालों के लिए डेट जीएसटी वन की क्या थी जी? अगले महीने की 13 तारीख। 3B के लिए क्या थी? 22 से 24। अब 22-24 की कहानी देख लीजिए। हाँ जी, 3B मंथली जाती है कब तक? 20 तारीख तक। क्वार्टरली जाती है 22 से 24। ये 22-24 किसके लिए? क्या ये स्टेट्स के नाम याद करने हैं? नहीं, जैसे 24 में दिल्ली आ रहा है, पंजाब आ रहा है, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब आ रहे हैं, ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है।
ऐसे ही 22 के लिए देख लीजिए, ये बड़े बड़े स्टेट्स जहां मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, जहां अच्छा बिजनेस हो रहा है उनको कह रहे जल्दी भरो, 22 तारीख तक आप फाइल कीजिए। तो ये भी स्टेट के नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जीएसटीआर 3 किनको नहीं देनी, ये जीएसटीआर 1 अभी मैं कराऊंगा, उसी के साथ में ये वाला पॉइंट भी आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट, जीएसटीआर 3 में क्या जाता है जी, जीएसटीआर 1 से आपके आउटवर्ड सप्लाई सेल पे जीएसटी आ जाता है, और आईटीसी आपका 2B से आ जाता है, नेट आपको कैश लेजर जमा कराते हैं। इसमें इसके अलावा आप नील रेटेड एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी लिखते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड परचेज का रिवर्स भी तो करना होगा ना। ठीक है। अच्छा, अगर आपने 3B नहीं फाइल करी है तो मैक्सिमम कब तक फाइल कर सकते हो, ये सभी रिटर्न के लिए कॉमन पॉइंट आ गया। पहले कोई एंड डेट नहीं दे रखी थी, अब इन्होंने बोल दिया है कि 3 साल फ्रॉम द ड्यू डेट। हाँ, ये वाला टाइम एक्सटेंड कर सकती है गवर्नमेंट। अब आते हैं जीएसटीआर 1। हाँ जी, जीएसटीआर 1 मंथली कब तक जाती है, अगले महीने की 11 तारीख, और क्वार्टरली की बात करें तो कब तक जाती है, अगले महीने की 13 तारीख, अगले महीने की 13 तारीख। ये इन लोगों को जीएसटीआर 1 देने की जरूरत नहीं है। आईएसडी, टीडीएस, टीसीएस, टैक्स पेयर, कंपल्शन सप्लायर, एनआरटीपी, ओआईडीआर के सप्लायर, इनको नहीं, इनके लिए 3B भी नहीं है, इनके लिए 3B भी नहीं है। तो जीएसटीआर 1 जिन्हें नहीं देनी, यही सेम 3B भी उनके लिए नहीं है। एक बार मैं इसे स्लाइड से दिखा देता हूं, तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा क्या। हाँ जी, आईएसडी क्या होता था जी, हाँ जी, ये हेड ऑफिस है हमारा, और इसकी कुछ ब्रांचेज हैं, इसकी कुछ ब्रांचेज हैं। तो ये ऑडिट कराया हमने ब्रांचेस का, इनवाइस कॉमन सर्विस का इनवाइस आ गया हेड ऑफिस के नाम पे। ये हेड ऑफिस को इस जीएसटी के क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये क्या करा लेता था, आईएसडी रजिस्ट्रेशन, और फिर ये आगे आईएसडी इनवाइस इशू करके क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करता था। ये कोई सेल थोड़ा ना कर रहा है, जीएसटीआर 1 में तो सेल वाइज बिल वाइज डिटेल जाती है ना, उसी का टैक्स 3B में जाता, तो जीएसटीआर 1 3B इनको देने की जरूरत नहीं है। ये तो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, सेल थोड़ा करते हैं, और इनके लिए तो जीएसटीआर 6 जाती है ना। अच्छा, फिर इसके बाद टीडीएस वाला, ये 4 बंदे, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी और नोटिफाइड पर्सन में एग्जांपल पीएसयू, जब भी इससे मिस्टर ए से गुड सर्विस परचेज करें, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट की टैक्सेबल वैल्यू, टोटल कॉन्ट्रैक्ट की टैक्सेबल वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है, तो ये टीडीएस काट लेते थे, कितना, 2%। हाँ जी, सवाल ये जो टीडीएस काटते हैं, कोई सेल थोड़ा ना कर रहे हैं, तो परचेज कर रहे हैं, तो सेल की बिल वाइज डिटेल जीएसटीआर 1 में जाती है, उसका टैक्स 3B में जाता, तो इनको जीएसटीआर 1 3B देने की जरूरत नहीं है। ये तो क्या फाइल करते थे, जीएसटीआर 7, ये तो जीएसटीआर 7 फाइल किया करते थे। और फिर इनके पास मिस्टर ए जब ये जमा करा देते जीएसटीआर 7, तो मिस्टर ए क्या करता था, पोर्टल पर एक्सेप्ट करता था, तो इसके कैश लेजर में आ जाता था। याद आ गई बातें जी, तो इसको जीएसटीआर 1 3B देने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए जरा टीसीएस टैक्स पेयर, मिस्टर ए अमेज़न के थ्रू गुड्स बेच रहा है, सर्विस दे रहा है, ये मिस्टर ए अमेज़न के थ्रू गुड्स बेच रहा है, तो ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है। अच्छा, अब दिल्ली से दिल्ली में सेल कर रहा है, पी ने ऑर्डर दिया अमेज़न को, अमेज़न ने इसको ऑर्डर थमाया, इसने अब गुड्स भेजे और अपना इनवॉइस बना दिया, क्योंकि इंट्रा है तो सीजीएसटी जीएसटी चार्ज करेगा। ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ये टीसीएस कलेक्ट करेगा, ये कोई सेल्स थोड़ा ना कर रहा है, सेल तो मिस्टर ए कर रहा है, मिस्टर ए भरेगा ना जीएसटीआर 1 3B। तो जो टीसीएस कलेक्ट करने वाले, हमने इनको बोला इनको जीएसटीआर 1 3B नहीं देनी, ये तो क्या फाइल करते हैं, तो जीएसटीआर 8 सबमिट किया करते हैं, जीएसटीआर 8 सबमिट किया करते हैं। हाँ जी, एक और हमने बोला, ये ओआईडीआर का सप्लाई, हाँ जी, ये नेटफ्लिक्स कहां पर है, ये यूएसए में, और ये सीए स्टूडेंट कहां पर है, ये इंडिया में। ये कौन सी सर्विस ले रहा, ओआईडीआर वाली, ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, इसमें रिवर्स चार्ज नहीं था, इसमें नेटफ्लिक्स को इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराना था, इसे जीएसटी देना था, और एक ही स्टेट में बेंगलुरु में रजिस्ट्रेशन कराया करते थे। इनके लिए एक अलग रिटर्न है, जीएसटीआर 5 है, तो इनको 1 3B देने की जरूरत नहीं है, 1 3B देने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, टीडीएस इसके अलावा कंपल्शन सप्लायर के लिए जीएसटीआर 4 होती है, वो एनुअली जाती है, तो इनको भी 1 3B देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, और नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर को भी 1 3B देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सीटीपी होता है, ये नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर को नहीं देना, जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है, सीटीपी हुआ करता है, उसे जीएसटीआर 1 3B देनी होती है। ओके, तो 1 3B जो कॉमन थे पॉइंट जिनको नहीं देनी होती, हमने आपको बता दी, राइट। आगे बढ़े सर, इतने तक क्वेश्चन दिखा दीजिए जी। आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन यूं पूछा जा सकता है, एक पद्मावती ट्रेडर है, कर्नाटक की है, टैक्सेबल गुड्स बेचा करती है, इसकी प्रीवियस ईयर के टर्नओवर 230 लाख है, 5 करोड़ से कम है। ये अप्रैल में पूछ रही है कंसल्टेंट से, अपने दुआ कंसल्टेंट से, ये बता क्या मैं क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकती हूँ, अप्रैल में, अगले साल शुरू होते ही पूछ रही है। हाँ जी, 30 अप्रैल तक लास्ट डेट क्या थी, ऑप्ट इन ऑप्ट आउट क्या था,
भाई जिस क्वार्टर का पहला पहला मंथ है ना, तो 30 अप्रैल तक ये ऑफ कर सकती है जी। इसके टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 5 करोड़ से कम है, ये ऑफ कर सकती है। इसका दुआ कंसल्टेंट नालायक बोलता है तो क्वार्टरली रिटर्न जैसा कोई कांसेप्ट ही नहीं है, अनपढ़ है, इसकी एडवाइस ये सही नहीं है। ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर दिया गया है जिसके तहत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत दिन की टर्नओवर प्रीवियस ईयर में और करंट ईयर में भी 5 करोड़ से कम रहते हो, क्वार्टरली में रह सकते हैं। प्रीवियस ईयर में 5 करोड़ से कम आप क्वार्टरली ऑफ कर सकते हैं, फिर आपको जीएसटीआर 1 3 चार जमा करानी पड़ेंगे बस साल में, इंस्टेड ऑफ 12 जीएसटीआर 1 3 के। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ठीक है। हाँ, कुछ जीएसटी ना आपके ये आपका हो गया, ये क्यूआरएमपी स्कीम ऑफ कर सकते हैं, कुछ नहीं भी ऑफ कर सकते हैं। फिर ये कहानी बताने के बाद हम ये इसका कंक्लूड कर देंगे कि ये हमारी जो कंपनी है पद्मावती ट्रेडर, ये ऑफ कर सकती है क्यूआरएमपी स्कीम। एक और क्वेश्चन सी इंस्टीट्यूट ने ये ऐसे पूछा, एक महेंद्र है, ये क्यूआरएमपी स्कीम के बारे में इसे पता लगा लेकिन ये डिसीजन नहीं ले पा रहा, बताओ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और दूसरा इसको बेनिफिट क्या। बेनिफिट तो इसको 4 जीएसटीआर 1 4 जीएसटीआर 3 ये फायदा है, ये ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर है, यही 4 नंबर में यही लिखना है जी। दूसरा ये किसको एलिजिबल है जी, एक वो सेक्शन 14 वाला ओआईडीआर वाला सप्लायर छोड़ दो, उसके अलावा कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 5 करोड़ या उससे कम है वो क्यूआरएमपी स्कीम को ऑफ कर सकता है। शर्त यह है कि लास्ट रिटर्न की जो मंथ की जो रिटर्न ड्यू है वो पहले से फाइल कर, बस इतना ही लिखना था। चलिए इसके बाद हम आते हैं वापस अपनी एग्जामिनेशन बुक में। हाँ जी, एक जीएसटीआर 1 आई है, जीएसटीआर 1 आई है, ये क्या है जी, जीएसटीआर 1 भरने के बाद 3B फाइल करने से पहले तुम्हें पता लगा कि हमने जीएसटीआर 1 में कुछ बिल गलत डाल दिए या जीएसटीआर 1 में कुछ बिल मिस हो गए थे, तो अब टैक्स तो 3B में अभी लेट जाना है। जीएसटीआर 1 आपने 11 को दी या क्वार्टरली 13 को दी, अब 3B कब जानी है, मंथली वालों के लिए 20 तारीख और क्वार्टरली वालों के लिए आपने 22 24 बताई, तो अभी तो टाइम है ना, तो क्या मैं सही टैक्स जमा कराऊं जी। इसके लिए वो बिल कहां डाल दूं मैं, 1A में, वो आप कहां डाल देंगे, जीएसटीआर 1A में, जीएसटीआर 1A में। तो आप 3B फाइल करने से पहले जीएसटीआर 1 फाइल करने के बाद आप इसे फिल करते हैं, तो आपकी कोई गलतियां हैं तो ठीक हो जाती हैं और 3B में फिर एग्जैक्ट टैक्स आता है, फिर आप एग्जैक्ट टैक्स जमा करा पाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, मैं आपको याद करा दूं, चैप्टर 8 में हमने बात करी थी, ये जीएसटीआर 1A वाला क्रेडिट आपको इस मंथ की 2B में नहीं दिखेगा, अगले मंथ की 2B में दिखेगा। अभी जीएस इसमें 2B आएगी ना तो वहां मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अच्छा, फिर इसके बाद जो क्वार्टरली वाले थे, क्वार्टरली वाले क्या ये आईएफएफ फाइल कर सकती हैं जी, ऑप्शनल है, ऑप्शनल है। डेट क्या है, एंड डेट है 13 तारीख, एंड डेट है 13 तारीख, अगले महीने की 13 तारीख तक। इससे ये क्या है, ये वो वाली टेबल्स है जिससे B2B वाली इनवॉइस वाइज टेबल है जिससे बाहर क्रेडिट ले पाए, बार कर ले पाए। तो इसमें हम इनवॉइस वाइज और डेबिट क्रेडिट नोट इनवॉइसेस से, प्रीवियस इनवॉइसेस से रिलेटेड, वो हम इसमें डाल सकते हैं। कितने तक के, पहले और दूसरे महीने, हर महीने आप 50-50 लाख तक की वैल्यू के इनवॉइसेस इसमें डाल सकते हैं। ध्यान रहे, अब आपने आईएफएफ अगर फाइल कर रखी है पहले महीने और दूसरे महीने, तो तीसरे महीने जब आप जीएसटीआर 1 फिल करेंगे तो उसमें दोबारा इनवॉइसेस में डालना, वो ऑलरेडी फिल होकर आएंगे। तीसरे महीने सिर्फ आप तीसरे महीने के डालना, अगर आपने पहले महीने दूसरे महीने के बिल डाल दिए हैं, कुछ मिस हो गए थे तो वो डाल दो, लेकिन वो वाले दोबारा नहीं रिपीट करने क्योंकि वो इसमें ऑलरेडी फिल होकर आएगी, ठीक है जी। फिर इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, कौन जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर सकता, ये मैंने आपको बताया था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, इसका मैंने क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन भी दिखाया था कि जीएसटीआर 1 कौन फाइल नहीं कर सकते। पहले तो सबसे लास्ट पॉइंट पे आ जाइए, जिन्होंने, हमने रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में किया था, आपको रजिस्ट्रेशन कराते ही बैंक अकाउंट की डिटेल रूल 10A 30 दिन में देनी होती थी, या जीएसटीआर 1 या आईएफएफ फाइल करी विच एवर अर्लियर। तो अगर आपने 30 दिन में डिटेल नहीं दी तो आप अगली जीएसटीआर 1 ना फाइल कर पाएंगे, आप अगली जीएसटीआर 1 ना फाइल कर पाएंगे। अच्छा जी, अब इसके बाद ये रूल 88D है, पहले हमने नेक्स्ट पेज पे हमने किया था। रूल 88D क्या है जी, आपने अपने 3B में क्रेडिट 2B से ज्यादा ले लिया, जो 2B में क्रेडिट दिख रहा था उससे ज्यादा ले लिया। अब आपके पास आ जाती है इंटीमेशन DRC 01C में कि आपने जो ये ज्यादा क्रेडिट लिया ना, या तो इसको पे करो या रीजन एक्सप्लेन करो। अब रजिस्टर्ड पर्सन या तो पे कर दे या रिप्लाई दे दे, अगर वो कुछ नहीं करता तो दो काम होंगे, एक तो रिकवरी होगी 73-74 में, और आप अगली जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। आपके पास रूल 88D में इंटीमेशन आ गई कि तुमने ज्यादा क्रेडिट ले रखा है, तो आप अगली जीएसटीआर 1 नहीं फाइल कर पाएंगे, ये हमने यहां पर किया था। अब अगली जीएसटीआर 1 नहीं फाइल कर पाएंगे। फिर अगर आपके पास रूल 88C में इंटीमेशन आ गई, ये कब आती है जी, आपने जीएसटीआर 1 में सेल दिखा रखी है 1 करोड़ की और 3B में आप 2 लाख पे ही टैक्स दे रहे हो, तो अब यहां पर आप बहुत ज्यादा डिफरेंस है,
आपके पास इंटीमेशन आएगी रूल 88C में कि आपने ज्यादा सेल कर रखी है, 3B में कम पे टैक्स देगा, तो आप अपनी लायबिलिटी पे करो। जब तक आप वो पे नहीं कर देते या रीजन एक्सप्लेन नहीं कर देते कि मेरे से गलती से ऐसा हुआ था, तो तब तक हम आपको अगली जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करने देंगे। और फिर इसके बाद अगले, अगर तुमने पिछली 3B नहीं फाइल करी है, अगर आप मंथली वाले तो मंथली वाली, क्वार्टरली वाले तो क्वार्टरली वाली 3B अगर आपने फाइल नहीं करी है, तो हम आपको अगली जीएसटी रिटर्न नहीं फाइल करने देंगे। तो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मैंने आपको ये यूं दिखाया था। आरटीपी नवंबर 24 का क्वेश्चन था कि बताएं रजिस्टर्ड पर्सन कब ये सेक्शन 37 रेड विद रूल 59 ये जीएसटी वन या आईएफएफ नहीं फाइल कर सकता। तो यही केसेस ही जो आप वहां से पढ़ के वही सेम, पिछली 3B नहीं फाइल करी, या क्वार्टरली वाला तो पिछली क्वार्टरली 3B नहीं फाइल करी, रूल 88C में इंटीमेशन, रूल 88D में इंटीमेशन आई, तब फाइल नहीं कर सकते, और बैंक अकाउंट की डिटेल नहीं दी, वही सेम चिपकाना था। आ जाइए वापस। हाँ जी, इसके पीछे मैंने आपको लॉजिक चैप्टर 8 के साथ में बताया था। हाँ जी, होता क्या है, मैं एक बार थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं दोबारा। हमने ये क्यों जीएसटीआर 1 मना करने के लिए मना किया गया, लोग फेक रजिस्ट्रेशन ले लेते थे। फेक रजिस्ट्रेशन, अब वो क्या करते थे, जीएसटीआर 1 फाइल करी, 3B नहीं फाइल करी, 3B के साथ तो टैक्स जाता है, वो नहीं फाइल करनी, जीएसटीआर 1 फाइल करनी है, ताकि बायर को 2B में क्रेडिट दिखे, वो क्रेडिट लेते रहे। हमने टैक्स दिया नहीं, वो बायर ने क्रेडिट ले लिया। अब हमें लगा ये तो मामला गड़बड़ है, ये तो बार क्रेडिट लेते रहेंगे। हमने कहा एक तूने जीएसटी 1 फाइल करी, उसकी तूने 3B नहीं दी ना, मतलब टैक्स नहीं दिया, तो हम तेरे को अगली जीएसटी 1 फाइल ही नहीं करने देंगे। अगर तूने 3B नहीं दी, पहले नया रजिस्ट्रेशन लिया, एक जीएसटी 1 फाइल करी, 3B नहीं दी, 3B नहीं दी, तो हम तेरे को अगली जीएसटी 1 फाइल ही नहीं करने देंगे। तू एक बार फ्रॉड कर बैठा, दूसरी बार फ्रॉड नहीं करने देंगे, ये हमने बोल दिया यहां इसके थ्रू। और तो और छोड़ो, हम जीएसटीआर 1 छोड़ो, तुझे 3B भी नहीं फाइल करने देंगे। अगर तूने पिछली 3B नहीं दी, तो हम जीएसटीआर 1 छोड़ो, 3B भी नहीं फाइल करने देंगे। यहां हमने ऐसा पढ़ा था, अगर तूने प्रीवियस 3B फाइल नहीं करी, तो हम तेरे को अगली 3B नहीं फाइल करने देंगे। अच्छा, और बायर के आईटीसी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ और भी स्टेप्स उठाए गए। क्या? हाँ जी, अगर तूने सेम मंथ की जीएसटीआर 1 नहीं फाइल करी, तो हम तेरे को 3B नहीं फाइल करने देंगे, क्योंकि जीएसटीआर 1 तो फाइल करेगा तो बायर को क्रेडिट दिखता है ना। नंबर 2, हाँ जी, अच्छा, लेकिन इसके लिए एरो था यहां पर, गवर्नमेंट चाहे तो अगर कुछ लोगों को अलाउ कर सकती है कि तूने पिछली 3B नहीं फाइल करी, या सेम पीरियड की टैक्स जीएसटी 1 नहीं फाइल करी, हम तेरे को 3B फाइल करने देंगे। दूसरा, हाँ जी, ये अगर तूने कोई भी पिछली जीएसटी 1 नहीं फाइल करी, हम तेरे को अगली जीएसटी 1 नहीं फाइल करने देंगे। लेकिन इसके लिए भी गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है कि पिछली कोई भी जीएसटी 1 ना फाइल करी हो, तो वो जीएसटी 1 अलाउ कर दे, अलाउ कर दे। हाँ जी, यहां पर लॉजिक समझ में आता है आपको कि तूने अगर जीएस नया रजिस्ट्रेशन लिया, फेक बिल काटे, 3B नहीं दी, टैक्स नहीं दिया, मतलब जीएसटी 1 फाइल करी तूने, तो तेरे को, तूने 3B नहीं दी, तो हम तेरे को अगली जीएसटी 1 नहीं फाइल करने देंगे। सर, एक बार तो जीएसटी 1 फाइल कर गया ना, फिर वो फ्रॉड कर गया ना, नया रजिस्ट्रेशन लेकर, नहीं, वो भी नहीं कर पाएगा। क्यों? याद करें, हमने आईटीसी के चैप्टर में सेक्शन 38 में पढ़ा था, नए वाले रजिस्ट्रेशन वाले से तूने परचेज किया, तेरे को हम कुछ समय तक क्रेडिट देंगे। तो नए रजिस्ट्रेशन वाले तो पहली जीएसटी भरी, तो उससे परचेज करके आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा, तो उसका पर्पज ही यही था क्रेडिट आपको दिलाना, तो वो भी बांध रखा है एक तरीके से। चलो एनी हाउ, हम बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, इसके बाद रूल 88D हो गया। अब जीएसटीआर 1 के ऊपर में आ जाइए। हाँ जी, जीएसटीआर 1 आप अगले महीने की 11 या क्वार्टरली है तो 13 तक फाइल करते हैं। क्या टैक्स पीरियड एंड होने से पहले, मंथ एंड होने से पहले फाइल कर सकते हैं, या क्वार्टर एंड होने से पहले फाइल कर सकते हैं? जी हाँ, दो केसेस में, सिर्फ वैसे जनरली नहीं, लेकिन दो केसेस में। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन 90 दिन के लिए होता था, मान लीजिए ड्यूरिंग द मंथ ओवर हो रहा है, या रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराया है तो ड्यूरिंग द मंथ कैंसिल हो रहा है, तो आप टैक्स पीरियड एंड होने से पहले भी फाइल कर सकते हैं, सिर्फ इन दो केसेस में। फिर जीएसटीआर 1 का कंटेंट क्या होगा? आज हम बार बार बोलते थे आपको कि जीएसटीआर 1 में बिल वाइज डिटेल जाती है ताकि बायर क्रेडिट ले पाए, तो ये यहां पर कहने आ रहा है, इनवॉइस वाइज डिटेल जाती है, जो B2B सप्लाई है, जो रजिस्टर्ड पर्सन को सेल की है, चाहे वो इंट्रा हो या इंटर हो, ताकि बायर क्रेडिट ले पाए। लेकिन जो B2C सेल है, हम इंट्रा की बात कर रहे हैं, इंट्रा की, क्योंकि बायर को क्रेडिट नहीं लेना, तो आप टोटल कंसोलिडेटेड दिखा सकते हैं। इंट्रा का बोला है, इंटर के लिए अलग कहानी है B2C की। हाँ जी, लेकिन इंटर है, अगर इंटर B2C, तो दो अलग अलग कहानी है। अगर आपके लार्ज इनवाइसेस हैं, यहां चेंज हो गया, पहले 2.5 लाख होता था, यहां पे 1 लाख हो गया, अगर इनवाइस की वैल्यू 1 लाख से ऊपर है, तो आपको ये भी बिल वाइज डिटेल दिखानी है। और अगर ये 1 लाख से कम है,
तो आपको ये बिल वाइज नहीं कंसोलिडेटेड दिखा सकते हो, लेकिन स्टेट वाइज टर्नओवर दिखानी होगी जीएसटीआर 1 में कि दिल्ली में इंटरस्टेट सेल हमने इतनी करी है, यूपी में इतनी करी है, पंजाब में इतनी करी है, हरियाणा में इतनी करी है। जिस भी स्टेट से आप इंटरस्टेट सेल करें वो स्टेट वाइज दिखानी होगी। क्या पर्पज है इसका? भाई अब इंटरस्टेट सेल में आईजीएसटी लगता है, तो जो एसजीएसटी वाला शेयर है उस स्टेट को प्रोवाइड करना है ना। तो दिल्ली में इंटरस्टेट सेल करिए तो दिल्ली को आईजीएसटी देना है, यूपी में इंटरस्टेट के लिए तो यूपी को आईजीएसटी देना है, पंजाब में इंटरस्टेट के तो पंजाब को आईजीएसटी देना है। इसलिए ये स्टेट वाइज बताना होगा। और ऊपर ये हम इन इनवॉइसेस को, लार्ज इनवॉइसेस को कंट्रोल करना चाहते हैं जो 1 लाख से ऊपर वाले हैं, इसलिए आप इनको बिल वाइज डिटेल दो। इसके अलावा क्रेडिट डेबिट नोट कोई इन प्रीवियस इनवॉइसेस से रिलेटेड है तो ये आपको जीएसटीआर 1 में देने होंगे। जीएसटी 1 क्या निल वाले भी फाइल करनी पड़ेगी? जी हाँ, निल वाले भी फाइल करनी पड़ेगी। अच्छा, जीएसटीआर 1 ए की क्या है, वो जीएसटीआर 1 का हूबहू रूप है? जी हाँ, जीएसटीआर 1 है, ये जैसे जीएसटीआर 1 है सेम सेम, ये देखो जीएसटीआर 1 सेम यही कहानी लिख दी आपने। ये ठीक इसलिए जो बिल हम भूल गए थे जीएसटीआर 1 में डालना, या जो बिल हमने गलत अमाउंट डाल दिए थे उनकी अमेंडमेंट के लिए, या जो बिल भूल गए थे उनके एडिशनल डिटेल के लिए जीएसटीआर 1 है। टेबल तो वैसी वैसी ही होंगी ना, सेम सेम। जी हाँ, और ये कब जाती है? मंथली वालों के लिए 11 के बाद और 3B फाइल होने से पहले। क्वार्टरली वालों के लिए 13, क्वार्टर एंड होने के बाद 13 के बाद और 3B फाइल होने से पहले, जो कि 22-24 है। तो आप ये आपकी जीएसटीआर 1 तब जाती है। अच्छा एक बात बताओ सर, एक बात बताओ, अगर मेरे को गलती, आपको गलती अगर 1 फिल करने के बाद 3B फाइल करने से पहले पता लग गई तो आपने ठीक कर लिया। अगर आपको अगले महीने पता लगी या 20-22-24 के बाद पता लगी, फिर आप ठीक कब करोगे? फिर आपको पता लगी तो जिस महीने में पता लगी उस महीने की जीएसटीआर 1 में आप ये रेक्टिफिकेशन ऑफ रिटर्न का आ रहा है। और आपको बाद में पता लगी, 20-22-24 के बाद में पता लगी, तो आप जिस महीने में पता लग रही है उस महीने की जीएसटीआर 1 में, मान लो अगले महीने पता लगी, मई मंथ में पता लगी, तो मई महीने की जीएसटीआर 1 में आप अमेंडमेंट टेबल हमने दे रखी है, वहां पर आप बिल वाइज डिटेल डाल दो और 3B के थ्रू टैक्स पे कर दो विद इंटरेस्ट। और यहाँ पर ग्रोस पे इंटरेस्ट जाएगा, ध्यान रहे ग्रोस जीएसटी पर। ये हमने सेक्शन 50 में पढ़ा था, चैप्टर 12 में, याद हो आपको। क्योंकि आप अगले पिछले महीने के कोई बिल इस रिटर्न में डाल रहे हो तो आपको इस ग्रोस जीएसटी पे इंटरेस्ट भी देना होगा। तो आप क्या कर सकते हैं जी, अगर आपको 3B फाइल करने तक नहीं पता लगा, 3B फाइल करने तक गलती पता लगी तो 1A में बिल डाल दो और 3B से सही टैक्स पे कर दो। अगर 3B फाइल करने तक नहीं पता लगा, बाद में कभी पता लगा, तो जिस महीने में पता लगा आप उस महीने में अमेंड कर सकते हैं। ध्यान रहे गलती आपने ढूंढी तो रेक्टिफिकेशन अलाउड है। जीएसटीआर 1 में अमेंडमेंट टेबल में वो बिल डाल दो, 3B से टैक्स पे कर दो विद इंटरेस्ट। अगर ये गलती डिपार्टमेंट ने ढूंढी, फिर हम ये ऐसे नहीं रेक्टिफाई करने देंगे। फिर इसका तरीका क्या है, DRC 03 फॉर्म होता है, वहां से आप पे करो। अगर आपने गलती खुद ढूंढी है तो आप अपना 3B 1 के अमेंडमेंट टेबल में डाल दो और 3B में बार को क्रेडिट दिला दो और 3B में टैक्स पे कर दो। 1A में डालोगे, 1 में डालोगे तो अमेंडमेंट टेबल में डाल दीजिए जिस भी महीने में आपको पता लगा। लेकिन डिपार्टमेंट ने पता लगाया फिर हम नहीं रेक्टिफाई करने देंगे। अच्छा, ये मैक्सिमम कब तक रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं जी? आप कर सकते हैं अगले साल की 30 नवंबर या एक्चुअल डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। अब ये जो आपने डिटेल डाली, अब ये किसको दिखेगी? 2A 2B में बायर को दिखेगी। हाँ जी, अगेन ये पॉइंट कॉमन है, जीएसटीआर 1 हम फिल करना भूल गए तो मैक्सिमम 3 साल तक फाइल कर सकते हैं ड्यू डेट से, और ये वाली डेट एक्सटेंड गवर्नमेंट कर सकती है। ठीक है जी। अच्छा, फिर अब 2A वाली कहानी आ रही है। इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन बैंक के वो क्वेश्चन दिखा दूं जो हमने किए थे। हाँ जी, ये अमेंडमेंट के लिए, ये रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, नहीं रिवाइज नहीं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। जीएसटीआर 1 की अमेंडमेंट टेबल में डालो और 3B से टैक्स पे करो विद इंटरेस्ट। लेकिन अगर ये एक क्वेश्चन देखेंगे, टैक्स अथॉरिटी ने स्क्रूटनी के दौरान ये गलतियां निकाली हैं, अब आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते। आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते जीएसटीआर 1 के अमेंडमेंट टेबल में, क्योंकि यहां पर डिपार्टमेंट ने गलतियां निकाली हैं। इसके लिए तो DRC 03 फॉर्म से ही पे करना होगा। एक क्वेश्चन और था, ये साहू वाला भी था और ये वाला क्वेश्चन भी था, ये देखते हैं। अनंत कुमार है, ये जीएसटीआर 1 अगस्त की फाइल कर चुका, इसको अगले साल फरवरी में पता लगा, अगले साल की 30 नवंबर से पहले पता लग गया जी। क्या पता लगा कि इसने कुछ गलतियां हैं, कुछ बिल छूट गया है। अब वो क्या करे, इसी फरवरी महीने की जीएसटीआर 1 की अमेंडमेंट टेबल में ये बिल डाल देगा और 3B से टैक्स विद इंटरेस्ट पे कर देगा, 3B से टैक्स विद इंटरेस्ट पे कर देगा। ठीक है जी। चलिए इसके बाद चलते हैं हम वापस। हाँ जी, अब हम करने जा रहे हैं जीएसटीआर 2A और इसके बाद 2B।
हाँ जी, 2A के 4 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, बी, सी और डी। अभी तक मैं आपको बोला करता था कि जब जीएसटीआर 1 फिल होती है तो बायर को 2A में परचेज, 2B में क्रेडिट दिखता है। असल में 2A में परचेज के अलावा आईटीसी भी दिखता है, लेकिन हमें आईटीसी लेना नहीं होता ये वाला, हम 2B वाला आईटीसी लेते हैं, तो इसलिए मैं आईटीसी बोलता ही नहीं था। आज मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूं, यहाँ आईटीसी भी दिखता है। ये डायनेमिक है 2A, ये स्टैटिक है 2B। इसका मतलब क्या है जरा सुनो। हमने चैप्टर 8 आईटीसी के चैप्टर में पढ़ा था, अगर आपने मंथली जीएसटीआर 1 फाइल करने वाले से माल परचेज किया है या सर्विस ली है, अगर उसने अपनी टाइम से जीएसटीआर 1 फाइल कर दी, मतलब 11 तारीख तक, तो आपको उसी महीने की 2B में क्रेडिट दिख जाएगा। अगर उसने 11 तारीख तक नहीं फाइल करी तो फिर अगले महीने दिखेगा। ऐसी बात बोलते थे। ऐसे क्वार्टरली वाले से तूने अगर जीएसटीआर 1 वाले से तूने परचेज किया होगा, उसे 13 तारीख तक आईएफएफ या क्वार्टरली फाइल कर दी, तो तेरे को उसी महीने की 2B में दिख जाएगा। यही बोलते थे हम। मतलब जीएसटीआर 1 मंथली या क्वार्टरली फाइलर से अगर आप परचेज करो, अगर अपनी टाइम से रिटर्न फाइल कर दी, तो उसी महीने की 2B में दिख जाएगा। तो 2B में, उसी महीने की 2B में वो स्टैटिक उसी डेट तक दिखता है। लेकिन यहां पर ये वो चाहे लेट भी फाइल कर रहा है या 2A चेंज होती रहती है, तो हमें उसी महीने की ड्यू डेट तक का क्रेडिट चाहिए होता है, वो 2B से ही मिलता है। ओके, तो आइए अब 2A में। हाँ जी, अगर आपने नॉर्मल सप्लायर से परचेज किया है तो फिर उसने अपनी जीएसटी 1 या 1A फाइल करी होगी, जीएसटी 1 या 1A फाइल करी होगी, आपको ये क्रेडिट कहां पर दिखेगा? पार्ट 2A के पार्ट ए में, नॉर्मल सप्लायर को। अभी 2 पार्ट छोड़ दीजिए। अगला, अगर आपने एनआरटीपी से परचेज किया तो उसने अपनी जीएसटी 5 फाइल करी होगी, ये भी आपको 2A के पार्ट ए में दिखेगा। अगर आईएसडी ने क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट किया है तो इसने जीएसटी 6 फाइल करी होगी, ये आपको 2A के पार्ट बी में दिखेगा। टीडीएस और टीसीएस, हाँ जी, ये कोई क्रेडिट नहीं था, ये कैश लेजर में जाता था। ये दोनों, टीडीएस वाला जीएसटी 7 फाइल करता था, टीसीएस वाला जीएसटी 8 फाइल करता था। ये दोनों आपको, जो रिसिपिएंट है, जो जिसका टीडीएस डिडक्ट या कलेक्ट हुआ है, उसके लिए वो उसे कहां देखेगा? पार्ट सी में, 2A के पार्ट सी में। ये कैश लेजर में जाता है। ध्यान दीजिए, ये जो ऊपर वाले क्रेडिट की बातें कर रहा था, ये 2B में जाएंगे, लेकिन ये वाला कैश लेजर वाला, ये 2B में नहीं आता। तो 2B में सिर्फ क्रेडिट आते हैं, 2A में तो एक कैश लेजर वाला भी आ गया, टीसीएस भी आ गया। अच्छा, इसके अलावा अगर तुमने इंपोर्ट करी है या एससीजेड से परचेज करके आए हो डीटीए में, तो ये बिल ऑफ एंट्री पे, तो ये इंपोर्ट है, इंपोर्ट के आईजीएसटी का क्रेडिट मिलता है, तो ये आपको 2A के पार्ट डी में दिखेगा। अच्छा, जो 2 ऊपर रह गए थे वो जरा वो बात कर लें। अगर नॉर्मल सप्लायर से आपने परचेज किया है, कंपटीशन सप्लायर है आप, तो ये आपको 2A, ये आपको 4A में दिखेगा। इसके बेसिस पे कंपटीशन सप्लायर फिर जीएसटी और 4 फाइल किया करते हैं। अच्छा, जो आईएसडी ने परचेजेस करी होंगी उसे क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना, तो क्रेडिट दिखेगा कहां उसे? इसने जो परचेजेस, जैसे कॉमन ऑडिट सर्विस का इनवॉइस आया था, तो इसने इस जीएसटी, इसने अपनी जीएसटी 1 फाइल करी होगी, तो यहां पर आईएसडी को ये 6A में दिखेगा। इस 6A के बेसिस पर ये फिर 6 फाइल करता है। ये क्रेडिट दिखता है 6A में, फिर ये 6 फाइल करता है, तो क्रेडिट एलिजिबल हो, इनएलिजिबल हो, याद आता है? चैप्टर 8 में पढ़ा था, सेक्शन 20 में, वो सारे क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करता था, ये 6 में डिस्ट्रीब्यूट करता था, और 6 में उसे क्रेडिट दिखता था। ठीक है, अब ये बात होगी 2A की। हाँ जी, अब जरा ये 2 पॉइंट तो छोड़ दो कैश लेजर वाले, बाकी सारे क्रेडिट सही जो आपको लेने हैं, ये 2B में दिखते हैं जी। अब 2B पे आ जाइए, 2B पर। हाँ जी, 2A पे कभी सवाल वैसे नहीं पूछा गया। अच्छा, 2B में आपको आईटीसी दिखता है, 2B में आपको आईटीसी दिखता है हर महीने का। अच्छा, इसमें पहले इसमें हम बात करते हैं, अगर तुमने मंथली जीएसटी 1 फाइल करने वाले से परचेज करी है, तो जीएसटी 1 मंथली कब तक फाइल हो सकती है? अगले महीने की 11 तारीख। हम एग्जांपल से लेते हैं, मान लो अप्रैल की बात कर रहे हैं। अप्रैल की बात करें तो 11 मई, अप्रैल 23 के लिए 11 मई 23 तक ये फाइल हो सकती है जी। अगर जिस सप्लायर से तुमने माल परचेज किया है, अगर उसने अपनी 11 मई तक जीएसटीआर 1 फाइल करी होगी, तो आपको अप्रैल महीने की 2B में क्रेडिट दिख जाएगा। अगर उसने 11 मई के बाद फाइल करी, 12 मई को फाइल करी, इस अप्रैल महीने के 2B में नहीं दिखेगा, वो अगले मई मंथ में दिखेगा। फिर यही बात होती थी जी। अब मैं मार्च महीने के लिए पूछता हूं आपसे, सुनना। मार्च महीने के लिए अगर जिस सप्लायर से हमने परचेज किया मार्च महीने में, अगर उसने अपनी कब तक फाइल कर दी हो? 11 अप्रैल तक, तो आपको मार्च महीने के 2B में दिखेगा जी। लेकिन अगर उसने 12 अप्रैल को फाइल करी हो, फिर आपको मार्च महीने के 2 में दिखेगा। वो कब दिखेगा? अप्रैल में। इसलिए हमने लिखा अप्रैल के लिए जो जीएसटी 1 12 अप्रैल से फाइल की गई 11 मई तक,
वो आपको इस महीने के टू में दिख रहा होगा। ओ ये बात, हाँ, इसको याद करने की ट्रिक ये थी, जिस भी महीने की बात कर रहे हैं उसी महीने की 12 तारीख, 12 अप्रैल, और इसकी ड्यू डेट जो है अप्रैल महीने की 11 मई। तो 12 अप्रैल से 11 मई तक जो डिटेल फाइल हुई है वो आपको इस महीने की 2B में दिख रहा होगा। इसको, इसकी स्टेटमेंट क्या बन सकती है? हाँ जी, इसके लिए स्टेटमेंट क्या बन सकती है जी? जो प्रीवियस मंथ की ड्यू डेट के बाद, ये जो 12 अप्रैल है ये क्या है? प्रीवियस मंथ की ड्यू डेट के बाद GST1 जो फाइल है, तो बिटवीन ड्यू डेट आफ्टर ड्यू डेट ऑफ GST1 ऑफ प्रीवियस मंथ, और कब तक? टू ड्यू डेट ऑफ करंट मंथ। तो यही कहानी अब यहां पर भी बनेगी। जीएसटी, अगर आपने एनआरटीपी से आईएसडी से ये क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, एनआरटीपी से परचेज करिए, तो इसके लिए भी वही कहानी, प्रीवियस मंथ की ड्यू डेट के बाद और करंट मंथ की ड्यू डेट तक जो फाइल करे हैं उन्होंने, वो आपको इस मंथ की 2B में दिखेगा। ये क्वार्टरली वाले को छोड़िए, वो आगे बताते हैं। जीएसटीआर 1 है, यहां पर भी वही कहानी, प्रीवियस मंथ की जीएसटीआर 1, यहां पर 1 है नहीं 1 और करंट मंथ की जीएसटीआर 1 तक जो फाइल की गई है। और अगला तो आपका इंपोर्ट का आपका क्रेडिट है, ये अलग दिखता है, जो एचसीएट से परचेज करके आए हो, ये आपने फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट किया है, ये आपको आईजीएसटी अलग से दिखता है। अच्छा, यहां एक 1A के लिए मैं बता दूं आपको, 1A इसने क्या बोला है? प्रीवियस मंथ की जीएसटीआर 1 के बाद, क्योंकि इस मंथ की जीएसटीआर 1 के बाद जो फाइल हुई होगी वो इस महीने की 2B में नहीं दिखेगा, इसलिए इसने बोला प्रीवियस मंथ की जीएसटीआर 1 के बाद और करंट मंथ की जीएसटीआर 1 तक। ये तो फाइलें कब होती है? करंट मंथ की जीएसटीआर 1 के बाद। तो इसका मतलब ये हुआ पिछली जीएसटीआर 1 का क्रेडिट इस मंथ में दिखेगा। अगर हम अप्रैल के लिए बात करें तो पिछली मार्च वाली जीएसटीआर 1 जो फाइल हुई होगी 11 अप्रैल तक, वो आपको 11 मई तक जो फाइल हो चुकी है वो आपको इस महीने के क्रेडिट इस महीने में दिखेगा। क्योंकि हमें जो क्रेडिट दिखता है 2B में वो कब तक दिखता है? जो ड्यू डेट तक, ये हमने चैप्टर 8 में बात करी है, यहां हम दोबारा नहीं बता रहे, आपको लिंक करके बता रहे हैं। जो आपके ड्यू डेट तक, मंथली वाले के लिए जीएसटी 11 तारीख है और क्वार्टरली वालों के लिए क्या है जी? 13 तारीख है। 11 या 13 तारीख तक जिन्होंने फाइल कर दी होगी वो आपको इसी महीने की 2B में दिखता है। अब क्वेश्चन अगला ये है, नेक्स्ट पेज पे, ये क्वार्टरली के लिए बता रहा है, ये 2B किस दिन जनरेट होती है? 14 तारीख को जी। 14 तारीख क्यों? हम अप्रैल में जून क्वार्टर की बात करते हैं, 14 तारीख को मंथली वाला हो क्वार्टरली वाला हो, ये आप ऐसे जनरेट होगी। क्योंकि आईएफएफ कब तक फाइल हो सकती है अप्रैल महीने के लिए? 13 मई तक। तो 2B तो 14 मई को जनरेट होगी, 13 मई रात 12 बजे तक फाइल हो सकते हैं, तो 14 मई को जनरेट होगी। मई के लिए भी यही 14 मई तक ही जनरेट होगी। ऐसे जून के लिए भी, फिर तो क्वार्टरली हो गया ना एंड, तो 13 जून तक तो आपकी ये फाइल हुई होगी, इसलिए 13 जुलाई तक फाइल होगी, तो 14 जुलाई को आपको 2B में क्रेडिट देगा। ठीक है, तो 14 तारीख को जनरेट होती है, अगले महीने की 14 तारीख को जनरेट होती है। और यहां पर भी हमने यही बात करी थी, ये क्वार्टर के लिए पहले दूसरे तीसरे महीने के लिए याद करने की ट्रिक मैंने आपको ये बताई थी। वहां हमने 11 तारीख होती है ना मंथली में, हमने बोला था 12 से, इसी महीने की 12 तारीख, तो यहां पर आप ये 13 तक फाइल होती है, तो इसी महीने की 14 तारीख, इसी महीने की 14 तारीख, आईएफएफ 13 तक फाइल होती है ना, तो इसी महीने, जैसे अप्रैल की बात करें तो इसी महीने की 14 तारीख, 14 अप्रैल से 13 मई तक जो ड्यू डेट है। फिर यहां पर मई महीने के लिए इसी महीने की 14 तारीख 2, इसकी ड्यू डेट क्या है जी? 13 जून। फिर ऐसे ही जून के लिए इसी महीने की 14 तारीख 2, जो इसकी ड्यू डेट है 13 जुलाई, वो आपको इस 2B में क्रेडिट दिखता है। चलिए, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट। अब हम बात कर रहे हैं जीएसटीआर 4 की, ये कंपटीशन सप्लायर, हाँ जी, इनको क्वार्टरली टैक्स देना होता है, जिसके लिए सीएमपीजे 8 फाइल करनी होती है अगले महीने की 18 तारीख तक। इसके अलावा एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 4 जाती है, इसकी डेट चेंज हो गई है, ये पहले अप्रैल हुआ करती थी, 30 जून हो गई है। इसमें आप अपनी टर्नओवर, उसके बाद टैक्स लिखेंगे और जीएसटीआर 4 से आपके पास इनवर्ट सप्लाई आई होगी। ठीक है, अच्छा, इसके लिए 2-3 पॉइंट और, अगर आप कंपटीशन स्कीम लेने से पहले आप नॉर्मल में थे, तो जो नॉर्मल में थे उस पीरियड की जीएसटीआर 1-3 भी आपको फाइल करनी है जी। कब तक फाइल कर सकते हैं? अगले साल की सितंबर मंथ की ड्यू डेट की रिटर्न और एक्चुअल एनुअल रिटर्न जो फाइल कर रहे हैं, विच अर्लियर तक। अच्छा, आप जब नॉर्मल में थे तो उस समय क्रेडिट लेते थे, अगर आपको उस टाइम के ओल्ड इनवॉइसेस अब रिसीव हो रहे हैं, तब रिसीव नहीं हुए थे, तो तब हमने क्रेडिट नहीं लिया होगा, क्योंकि 6 कंडीशन में एक कंडीशन थी आपके इनवॉइस होना चाहिए, उस समय हमने क्रेडिट लिया नहीं। वो ओल्ड इनवॉइसेस अब रिसीव हो रहे हैं, जब हम नॉर्मल सप्लायर थे उस टाइम के परचेज इनवॉइस रिसीव हो रहे हैं, क्या अब हम क्रेडिट ले पाएंगे? नहीं, कंपटीशन सप्लायर को क्रेडिट नहीं मिलता। अगला पॉइंट, इसके लिए हमने एग्जांपल से समझा था। हाँ जी, अप्रैल में आप कंपटीशन स्कीम में थे, अक्टूबर में 1.5 करोड़ क्रॉस कर गई, तो आप कंपटीशन स्कीम से बाहर हो जाओगे। तो क्या ये अप्रैल से अक्टूबर तक की CMP 08 और GSTR 4 फाइल करनी पड़ेगी? जी हाँ, ये आपको फाइल करनी पड़ेगी।
तो हमने दिया, जैसे अप्रैल टू जून की क्वार्टरली सीएमपी जीरो कब तक जमा होगी, 18 जुलाई तक, जुलाई से सितंबर की 18 अक्टूबर तक, अक्टूबर महीना टू दिसंबर, अक्टूबर भले वाला अक्टूबर है, तो ये क्वार्टर की ये भरनी पड़ेगी 18 जनवरी तक। अब जो जीएसटीआर 4 की बात करें तो अप्रैल टू अक्टूबर की ये आपकी कब जाएगी, अगले साल की 30 जून तक, 30 जून तक। अच्छा, ये वाला पॉइंट जो अब आ रहा है ये भी कॉमन आएगा, अगर तुमने पिछली रिटर्न नहीं भरी तो अगली नहीं भरने देंगे, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो अलाउ कर सकती है। ये जीएसटीआर 4 हो गया। अब आते हैं जीएसटीआर 5। हाँ जी, ये किसके लिए, एनआरटीपी के लिए। ध्यान रहे, जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है वो जीएसटी 13 भी फाइल कर सकता है, लेकिन जो एनआरटीपी है उसके लिए अलग रिटर्न है मंथली। और मैं आपको दोनों के लिए याद दिला दूं, सीटीपी और एनआरटीपी एडवांस में जीएसटी जमा कराया करते थे, लेकिन हम इसको कहने तेरे को मंथली रिटर्न जमा करानी है या पार्ट दे दो, क्योंकि 90 दिन के लिए इनको रजिस्ट्रेशन मिलता था, जो 90 दिन का एक्सटेंड भी हो सकता था। हाँ जी, अगर आपका रजिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द पीरियड ओवर हो गया, ड्यूरिंग द मंथ ओवर हो गया, तो फिर आपको तुरंत जमा करानी पड़ेगी ना रिटर्न जी। अगर आपका ड्यूरिंग द मंथ ओवर हो गया तो हम कह रहे हैं 7 दिन के अंदर, और अगर नहीं ओवर हुआ तो मंथली रिटर्न फाइल करो अगले महीने की 13 तारीख तक। तो हमने इसका फॉर्मूला बना दिया, अगले महीने की 13 तारीख या 7 डेज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन व्हिच हैव डन। अच्छा, फिर इसके बाद जीएसटीआर 5 है, ये वो जो सिंगल रजिस्ट्रेशन कराया करते थे ओआईडीआर का सप्लायर या ऑनलाइन मनी गेमिंग कंपनी जो आउटसाइड इंडिया वाले थे, तो उनके लिए ये मंथली रिटर्न अगले महीने की 20 तारीख तक। ये नेटफ्लिक्स वाला जो एग्जांपल हमने बताया था। अच्छा, इसके अलावा आईएसडी जो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसको 6 में क्रेडिट दिखता है, फिर ये 6 में क्रेडिट टोटल आईटीसी दिखाता है, एलिजिबल इनएलिजिबल दोनों बांटता है 6 के थ्रू अगले महीने की 13 तारीख तक। अच्छा, फिर जीएसटीआर 7, ये हमने चैप्टर 12 में बात करी थी, ये 7 जमा कराते थे अगले महीने की 10 तारीख तक, और यही इसी डेट के साथ ही टैक्स जमा करा देते थे। और जो टीडीएस आपने डिडक्ट किया जैसे ही 7 जमा कराते थे, तो वो सप्लायर जिसका टीडीएस कटा वो अपने पोर्टल पर एक्सेप्ट करता था, तो फिर उसके कैश लेजर में आ जाता था। अच्छा, ये पॉइंट कॉमन कि अगर तुमने पिछली रिटर्न नहीं फाइल करी तो अगली फाइल नहीं कर पाएंगे, गवर्नमेंट चाहे तो अलाउ कर सकती है। और ये वाला पॉइंट भी कॉमन, मैक्सिमम कब तक फाइल कर सकते हैं ऊपर वाली सारी रिटर्न, 3 साल तक, ड्यू डेट से 3 साल तक। अगर इसके बाद नहीं फाइल कर पाएंगे, ये वाला पीरियड गवर्नमेंट एक्सटेंड कर सकती है। अब टैक्स ड्यू डेट, टैक्स कब तक आप पे कर सकती हैं जी। हाँ जी, कुछ रिटर्न्स के साथ उनका टैक्स लिंक किया गया है, जिस डेट तक रिटर्न उसी डेट तक टैक्स। जैसे ये जीएसटीआर 5 इन्होंने हालांकि एडवांस तक जमा करा रखा है, लेकिन फिर भी मंथली जब रिटर्न फाइल करेंगे अगर कुछ और टैक्स बनता है तो इसी 13 तारीख तक ही जमा करा देंगे साथ साथ, ड्यू डेट इस रिटर्न के साथ साथ ही। ऐसे 5 वाले, ये ओआईडीआर वाले, ये भी 20 तारीख ड्यू डेट है ना, इसी के साथ साथ टैक्स जमा करा देंगे। ये आईएसडी वाला तो डिस्ट्रीब्यूट करता है टैक्स तो जमा कराता है। फिर 7 टीडीएस वाले, ये भी इस टीडीएस जो है ये यहीं पे इसी के साथ रिटर्न के साथ ही अपना टीडीएस जमा करा देंगे। तो 3 मैंने आपको एक 3 भी मंथली वाला और लेके आता हूं, 5 5 7 बता दिया, यहां पर भी ये लिखा है 5 5 7, इसके अलावा एक 3 भी मंथली वाला लिखा हुआ है। ये 20 तारीख तक जमा कराता था, तो उसी के साथ ही इसको टैक्स जमा करा देना है। लेकिन जो क्वार्टरली 3 भी वाले हैं, ये पहले 2 महीने के लिए अगले महीने की 25 तारीख तक टैक्स जमा करा देंगे। फिर जो कंपटीशन वाले हैं, ये इनके लिए क्वार्टरली, जीएसटीआर 4 तो एनुअली जाती है ना, लेकिन इसके लिए हमने बोला था क्वार्टरली अगले महीने की 18 तारीख तक जमा करा देते, ठीक है जी। लेकिन सीटी एनआरटीपी मैंने बता दिया एडवांस में अपना टैक्स जमा कराते हैं। हाँ जी, आपकी 3B 4 5 है नील वाली है तो भी जमा करानी है, नहीं तो लेट फी लगेगी। फिर इसके बाद आइए जीएसटीआर 8, ये इसके बारे में मैंने चैप्टर 12 में पढ़ लिया था, दोबारा बात नहीं करेंगे। ये आपकी टीसीएस जो आपने कलेक्ट किया उसके लिए अगले महीने की 10 तारीख जमा होती है, तो बाकी बातें नहीं करते। और ये 3 साल वाला पीरियड, 3 साल वाली बात कॉमन है कि मैक्सिमम 3 साल तक जमा हो सकती है। अब आ रहे हैं हम एनुअल रिटर्न पर। हाँ जी, एनुअल रिटर्न ये क्या है जी। हाँ जी, जिन लोगों को जिन्होंने 13 फाइल करी थी उन्हीं को 9 भी फाइल करनी है। 13 जिन्होंने फाइल करी थी उनको 9 भी फाइल करनी है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है 13 भी तो फाइल करता है, लेकिन इसे एनुअल रिटर्न नहीं देनी। बाकी सबको एनुअल रिटर्न देनी है, किसे नहीं देनी, आईएसडी को 13 भी नहीं देनी थी, इसको भी नहीं देनी। टीडीटी से देखकर 13 भी नहीं देते थे, नहीं देनी जी। सीटीपी को एक हटाया गया हुआ, एनुअल रिटर्न नहीं देनी। एक एनआरटीपी को 13 भी नहीं देनी होती थी, इसको भी नहीं देनी जी, इसको भी नहीं देनी जी। हाँ जी, ये कब तक जाएगी, अगले साल के 31 दिसंबर तक, अगले साल के 31 दिसंबर तक। 9 है ये कंपटीशन के लिए, कंपटीशन सप्लायर के लिए 9 की जगह 9 है, और जो आपके टीसीएस वाले हैं उनके लिए 9 भी है। अच्छा, अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो इस 9 के साथ 9C भी सबमिट करनी है, 9C भी सबमिट करनी है, इस 9 के साथ में 9C भी सबमिट करनी है। अच्छा, क्या ये टाइम एक्सटेंड कर सकता है कमिश्नर, जी हाँ। हाँ जी, ये जो ऊपर हमने हटाए थे एनुअल रिटर्न वाले, इस 9C में भी यही हटे हुए हैं। इसके अलावा 2 और हटा रहे हैं, 2 और कौन हटा रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिसका सीएजी ऑडिट करता है, या लोकल अथॉरिटी जिसका स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑडिट करता है, इनको और हटा रहे हैं। बाकी ये तो हटे हुए थे, आईएसडी 51 52 टीडीएस टीसीएस वाला
कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी, ये तो हटे हुए हैं, ये 2 और हटा दिए। अगर इनकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो फिर 9 के साथ 9C भी सबमिट करनी होगी अगले साल के 30 दिसंबर तक। यही हमने चार्ट बना कर दिया आपको। हाँ जी, रजिस्टर्ड पर्सन 5 करोड़ से ऊपर है तो 9 के साथ 9C भी जाएगी। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसका सीएजी ऑडिट करता है तो फिर ये ना 9 देनी है ना 9C देनी है। जो आपका लोकल अथॉरिटी स्टैट्यूटरी ऑडिट करता है ना 9 देनी है ना 9C देनी है। हाँ जी, ये जो हमें टर्नओवर देखनी थी ये एग्रीगेट टर्नओवर देखनी थी। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है? ऑल ओवर इंडिया। तो अगर एक बंदे के 3 स्टेट में रजिस्ट्रेशन है, तीनों की टर्नओवर अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, लेकिन तीनों की टर्नओवर टोटल देखनी है 5 करोड़ से ऊपर है, फिर स्टेट 1 में भले ही 5 करोड़ से कम है 9C देनी होगी, स्टेट 2 में 5 करोड़ से कम है 9C देनी होगी। हमें टोटल देखनी थी, टोटल देखनी थी। 9 तो वैसे ही देनी होती, 9 तो वैसे ही देनी होती है। हाँ जी, हम 9C और माफ कर रहे हैं जो ओआईडीआर की सप्लाई आउट इंडिया वाले थे ना, जो एनटीआर को सर्वे दिया करते थे, इनके लिए। दूसरा एक और माफ कर रहे हैं हम, 9C माफ कर रहे हैं फॉरेन एयरलाइंस के लिए, अगर वो इंडिया के बिजनेस के लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट की स्टेटमेंट सबमिट कर देते हैं 30 सितंबर तक। अच्छा, ये पॉइंट सी इंस्टीट्यूट अपने मटेरियल में नहीं इंक्लूड कर रखे तो वो हो सकता है ना ही पूछे। ये अगला पॉइंट जो बता रहे हैं ये भी नहीं पूछा हुआ, नहीं बता रखा। 2 करोड़ से कम की अगर टर्नओवर है तो हर साल 9 माफ कर देते हैं, फिर पोर्टल ब्लॉक कर देता है। फिर आप अगर ये डेट निकल जाती है इसकी ड्यू डेट 31 दिसंबर, फिर आप पोर्टल पर ये फाइल ही नहीं कर सकते 9 महीने। अच्छा, और ये अगला पॉइंट कॉमन है कि ये 3 साल तक एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से 3 साल तक आप फाइल कर पाएंगे मैक्सिमम, लेकिन ये गवर्नमेंट ये वाला टाइम एक्सटेंड कर सकता है। अच्छा, ये 9 में होता क्या है, एनुअल रिटर्न में होता क्या है? कुछ बिल आप मान लो 13B में भूल गए टैक्स पे करने, अब पे कर दे एनुअल रिटर्न के साथ में, कर दो जी, DRC 03 फॉर्म यूज करके आप पे कर दो, हम कब मना करें सर? तो हमने जिनके लिए 9 माफ कर दी, इनको अगर कुछ पे करना है तो DRC 03 फॉर्म है ना, 09 नहीं फाइल करेंगे तो DRC 03 फॉर्म, अगर उनको पता लगता है अपनी फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स के टाइम पे कि हम कुछ भूल गए तो DRC 03 के साथ पे कर दो। तो ये तो ऑप्शन किसी के लिए भी है। अच्छा जी, फर्स्ट रिटर्न, इसके लिए मैं आपको याद दिला दूं अगले पेज पर चार्ट से, ये जो रिवाइज इनवॉइसेस होते थे उनकी फर्स्ट रिटर्न जाया करती है। जैसे आपकी टर्नओवर 20 लाख क्रॉस करके 10 अगस्त को, अगर आप 30 दिन में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल रहा है 4 सितंबर को। तो इस डेट से आपको रजिस्ट्रेशन किस डेट से मिलेगा? 10 अगस्त। तो 10 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में जो आपने बिल बनाए हैं इनमें आपने जीएसटी चार्ज नहीं किया होगा क्योंकि आप तब रजिस्टर नहीं थे। क्या इन बिलों के बदले में आप रिवाइज इनवॉइस इशू कर सकते थे जीएसटी चार्ज करके? जी, आप रिवाइज इनवॉइस इशू कर सकते थे, तो मैंने यही लिखा हुआ है। अब इन बिलों के लिए हम क्या बोलते हैं जी? ये हमारी फर्स्ट रिटर्न है। तो फर्स्ट रिटर्न कब से जाती है? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से टिल द टैक्स पेड जिसमें रजिस्ट्रेशन मिला, तो उस डेट तक आपका क्या जाती है जी? ये आपकी फर्स्ट रिटर्न जाया करती है। हाँ जी, इसके बाद जीएसटी एट 10, ये हमने रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में बात करी थी। अगर आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल या सरेंडर कर रहे हैं तो जिस डेट को कैंसिलेशन हुई या कैंसिलेशन ऑर्डर पास हुआ, दोनों में जो लेटर है इसके 3 महीने के अंदर आपको ये फाइनल रिटर्न देनी है। ये फाइनल रिटर्न किसको देनी है जी? ये नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन, सीटीपी, सप्लायर, इन्हीं को देंगे। बाकी जो थे जो जिनको जीएसटी और मंथली भी नहीं देनी, जैसे आईएसडी, टीडीएस, उनको नहीं देनी, उनको नहीं देनी, कमीशन सप्लायर इनको नहीं देनी, इनको नहीं देनी, इनको नहीं देनी। ठीक है जी। इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं, हमने कई क्वेश्चन किए थे, हमारे पास आरटीपी के भी क्वेश्चन थे। हाँ जी, एक क्वेश्चन था ये कि बताएं एनुअल रिटर्न किसे फर्निश करनी है जी, और दूसरा इसकी ड्यू डेट क्या है? सभी को फाइल करनी है, किसको नहीं देनी? सीटीपी, एनआरटीपी, आईएसडी, ये टीडीएस, टीसीएस वाले, और ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिसका सीएजी ऑडिट करता है या लोकल अथॉरिटी जिसका स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, तो इनको नहीं देनी, बाकी सबको देनी। दूसरा, इसका एनुअल रिटर्न का फॉर्म नंबर या स्टेटमेंट फाइल जो होती है उसका फॉर्म नंबर क्या है? हाँ जी, 9 है जीएसटी और 9 एनुअल रिटर्न है, कंपटीशन वालों के लिए 9A है, और जो इको टीसीएस वाले थे उनके लिए 9B है। फिर तीसरा क्वेश्चन ये बताएं सेल्फ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किसको सबमिट करनी होती है? 5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर हो प्रीवियस ईयर में, तो उन्हीं को, जिनको 9 देनी थी उनको 9C नहीं देनी, लेकिन बाकियों को अगर 5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है तो उनको 9C देनी है। तो ये नीचे हमने लिख दिया इनको नहीं देनी, ये 9 नहीं देनी थी तो 9C भी नहीं देनी। अच्छा, एक क्वेश्चन, क्या एनुअल रिटर्न फाइनल रिटर्न सेम है? एनुअल रिटर्न हर साल जाती है, फाइनल रिटर्न तो जब टाटा बाय बाय रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है तब एक ही बार जा रही है। इसमें स्टॉक, जो आप स्टॉक पे टैक्स पे करते हैं ना, वही डिटेल इसमें डालते हैं, तो ये सेम नहीं है। हाँ जी, इसमें एक क्वेश्चन था, एबीसी रजिस्ट्रेशन कैंसिल के लिए अप्लाई किया है, अब इसका रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन का ऑर्डर पास नहीं हुआ, क्या ये फाइनल रिटर्न इसको फाइल करनी है? ना जी, कैंसिलेशन होने के बाद ही आप रिटर्न फाइल करते हैं। तो ये कंसल्टेंट कह रहा था नहीं फाइनल रिटर्न फाइल करना, नालायक था कंसल्टेंट। तो एक आरटीपी में 24 का क्वेश्चन किया था, इस बंदे के कई जगह रजिस्ट्रेशन है,
राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। तो राजस्थान में ये बिजनेस बंद कर रहा है तो वहां का रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन लगा दी और इसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड भी हो गया। हमें इनसे मतलब नहीं है, कैंसिल देखना, कैंसिल कब हुआ। इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन ऑर्डर 31 जुलाई को पास हो रहा है और कैंसिलेशन की डेट नहीं दी तो यही मान लेते हैं। तो 31 जुलाई 2023 के 3 महीने में, 31 जुलाई 2023 के 3 महीने, ये आपके अगस्त 31 अक्टूबर बन रहा है, तो इस डेट तक आपको फाइनल रिटर्न फाइल करनी है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हमारा एक आईएसडी का भी रजिस्ट्रेशन था, हमने वो भी कैंसिल कराया, क्या हमें फाइनल रिटर्न देनी है? आईएसडी वालों को फाइनल रिटर्न नहीं देनी होती। वापस आएंगे अपनी एग्जामिनेशन बुक में। हाँ, ये जीएसटी 11 क्या है? जिन लोगों को यूएएन मिलता था अपनी परचेज पे जीएसटी का रिफंड लेने के लिए, जैसे फॉरेन एम्बेसी, तो इन्होंने जो परचेजेस करी होंगी तो सप्लायर ने अपनी जीएसटी 1 जब फिल करी होगी तो इनको जीएसटी 11 वो अपनी परचेजेस दिखती है। तो जब ये रिफंड लेने जाते हैं तो ये जीएसटी 11 साथ में लगाती हैं रिफंड लेने के लिए। अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल करी, नॉर्मल रिटर्न सेक्शन 39 में, या पढ़ के आए हैं, ये 3B 5 4 5A ये सब फाइल होती थी यहाँ पर। तो नॉर्मल रिटर्न नहीं फाइल करी, एनुअल रिटर्न सेक्शन 44 वाली फाइल नहीं करी, फाइनल रिटर्न सेक्शन 45 वाली फाइल नहीं करी, या सेक्शन 52 में टीसीएस ये आपने फाइल नहीं करी, तो आपके पास नोटिस आएगा। नोटिस आने के 15 दिन के अंदर, नोटिस इश्यू होने के 15 दिन आपको टाइम मिलेगा कि नोटिस इश्यू के 15 दिन के अंदर आप रिटर्न सबमिट कर दो। अगर आप नहीं रिटर्न सबमिट करते तो आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जाएगी बिना कोई नोटिस के। बस यही, आपको रिटर्न नहीं फाइल करें तो आप बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देंगे, आपकी टैक्स लायबिलिटी निकाल देंगे। ये हमने यहां पढ़ा था, ठीक है। यही अभी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अगला चैप्टर 14 रिवीजन करने जा रहे हैं, वहां थोड़ा डिटेल में आ जाएगा। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कैसे करेंगे, वो टैक्स कैसे निकालेंगे आपका, भाई वो आपके बैंक से पूछ लेंगे, आपसे बैंक अकाउंट की डिटेल ले रखे, बैंक से पूछ लेंगे इसके पैसे अकाउंट में कोई पैसा जमा हुआ है, जितना पैसा जमा होगा आपकी सेल मान के उस पर टैक्स मांग लेंगे। और भी कई तरीके हैं, एक एग्जांपल दिया मैंने आपको। आइए जरा अब इसके बाद में नेक्स्ट। हाँ जी, सेक्शन 47 लेट फी। हाँ जी, अगर आपने सेक्शन 37 में जो जीएसटी बन जाती थी, या सेक्शन 39 में एग्जांपल 3B 4 5 5 7 जाती थी, फाइनल रिटर्न जीएसटी 10 सेक्शन 45 में जाती थी, टीसीएस वालों की सेक्शन 52 में जाती है जी। ये अगर आपने सबमिट नहीं करी तो आपकी लेट फी होगी सो फॉर एवरीडे और 5000 विच इज लोअर। इतनी ही लेट फी एचजीएसटी में भी, तो 200 रुपए पर डे और 10,000 विच इज लोअर, तो 10,000 तो ये आपकी मैक्सिमम लेट फी हो ही गई, ठीक है। लेकिन अगर आप एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करते तो फिर क्या है जी, 100 रुपए पर डे और 0.25% ऑफ टर्नओवर, तो इतनी ही ये एचजीएसटी में भी, तो डबल कर लो, 200 और 0.50% हो गया फिर ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लोअर। सर ये तो बहुत ज्यादा लेट फी नहीं है क्या, कम नहीं हो सकती? जी कम की गई है। पहले हम 1 या 3B की बात करते हैं। हाँ जी, लेट फी सेक्शन 47 में निकालो, जो भी निकलती है 200 और 10,000 वाली विच एवर इज लोअर, वो निकालो। और इसके अलावा यहां चेक करो, अगर आपकी कम बन रही है तो ये वाली जमा करा दो। तो इसमें देखेंगे, पहले 1 और 3B की बात करें। अगर तुम्हारी टर्नओवर प्रीवियस ईयर की 5 करोड़ से ऊपर है तो जो सेक्शन 47 में लेट फी बताइए वही देनी है, वही देनी है। ये 200 और 10,000 वाली यही देनी है, विच एवर इज लोअर। अच्छा, अब अगर अगर आपका 5 करोड़ से कम है और आपका टैक्स निल बनता है, आपका टैक्स क्या बनता है जी? निल बनता है। अगर आपका टैक्स निल बनता है, टैक्स निल बनता है, अगर आपका टैक्स निल बनता है तो आप 250 सीजीएसटी में 250 आईजीएसटी में दे दो। एग्जांपल लेते हैं, हाँ जी, आपका 100 दिन का डिले हुआ तो 200 रुपए पर डे और 10,000 विच इज लोअर आईजीएसटी मिलाकर, तो 200 इंटू में 100 डेज ये हुआ 20,000 और 10,000 विच इज 10,000 आपको लेट फी बनती है, लेकिन आपको 10,000 देने की जरूरत नहीं है, आप ये 500 देकर काम चला लो। दूसरा केस, आपका टैक्स बनता और आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो 1000 सीजीएसटी में 1000 एचजीएसटी में, तो टोटल 2000 होगी। अब यही एग्जांपल अगर लें तो हमारी 10,000 लेट फी बनती थी, हमें 10,000 देने की जरूरत नहीं है, हम 2000 से काम चला रहे हैं। लेकिन एक मैं यहां पर चीज याद दिला दूं, अगर आपका सिर्फ 2 दिन का डिले है तो 47 के हिसाब से कितनी लेट फी बनती है? 200 रुपए पर डे, है ना? तो फिर 200 ही दो, फिर ये 2000 ये देने की जरूरत नहीं है। ओके। अच्छा, अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा लेकिन 5 करोड़ से कम है, फिर आपको टैक्स अगर बनता है तो 2,500 सीजीएसटी में 2,500 एसजीएसटी, ये 5,000 लेट फीस। तो अगर इसी एग्जांपल को देखिए, 10,000 बनती, 10,000 देने की जरूरत नहीं है, 5,000 देना। हाँ, अगर 5 करोड़ से ऊपर है फिर यही टोटल जो बनती थी 10,000 यही देनी है, यही देनी है। इसके बाद आइए नेक्स्ट, जीएसटीआर 4। अगर तुम्हारा टैक्स निल बनता था तो 250 सीजीएसटी में 250 एसजीएसटी में 500 लेट फी, और अगर तुम्हारा ये टैक्स बनता था तो फिर 1000 सीजीएसटी में 1000 एसजीएसटी में 2000। और अगेन 2 दिन का डिले तो सेक्शन 47 के हिसाब से दे रहा हूं, वो 400, ये फिर इतनी देने की जरूरत नहीं है, ये तो हमने टोटल ड्यू बता दी, इतनी आपको देनी है, ये मैक्सिमम लिमिट लगा दी हमने। जीएसटीआर 7 टीडीएस वाले 25 रुपए पर डे और 100 विच एवरेज लोअर। अब एनुअल रिटर्न के लिए देख लीजिए,
वहां 5 करोड़ की टर्नओवर की बात थी, यहां 20 करोड़ की टर्नओवर की बात है। अगर 20 करोड़ से ज्यादा एग्रीगेट टर्नओवर है तो जो सेक्शन 47 में लेट फी बता रखी थी वही देनी है। 47 में कितनी बता रखी थी? 200 रुपए पर डे और 0.50%, भाई 0.25 सीजीएसटी 0.25 एसजीएसटी टर्नओवर का, तो वही जो सेक्शन 47 बता रखे थे वही 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 दो विच एवर इज लेस। लेकिन अगर तुम्हारी 20 करोड़ से कम है, 5 करोड़ से ऊपर है, फिर कितनी देनी है जी? 20 करोड़ से ऊपर तो ये 200 का आधा कर दो 100, और यहाँ 0.5 की जगह 0.04 कर दो, इसमें 0.02 सीजीएसटी 0.02 एसजीएसटी टर्नओवर का, ठीक है। तो इन दोनों में जो लेस है वो दे। अगर तुम्हारी 5 करोड़ से कम है तो इस 100 का आधा कर दो 50, इसमें आधा सीजीएसटी आधा एसजीएसटी 25 और ये 0.04 तो रहने ही दो, ठीक है। ये आपको याद करने की ट्रिक थी। तो इन दोनों में जो लेस है फिर वो आपको ये जमा करना है। तो हमने सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों मिलाकर बताए हैं टोटल लेट फी पेबल वाला, ठीक है जी। ओके, फिर इसके बाद ये लास्ट टॉपिक जीएसटी प्रैक्टिशनर का। हाँ जी, जीएसटी प्रैक्टिशनर ये क्या काम कर सकता है आपके बिहाफ पर? ये हमने बात करी थी एक्टिविटी, ये आपके बिहाफ पर आउट ऑफ सप्लाई जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकता है, ये आपकी मंथली या क्वार्टरली जैसे जीएसटी और 3 भी फाइल कर सकता है, एनुअल जैसे 998 थी वो फाइल कर सकता है, फाइनल रिटर्न 10 ये आपके बिहाफ पर फाइल कर सकता है, आपके कैश लेजर में पैसा जमा करा सकता है, आपके बेसिस पर ई-वे बिल जनरेट कर सकता है। वो जो जॉब वर्कर के लिए इंटीमेशन नहीं देनी होती थी आईटीसी 04 में, जो जॉब वर्कर के पास गया वो वाली आपके लिए फाइल कर सकता है। एक हमने अकाउंट से कोर्स में पढ़ा था, अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर वेयरहाउस कीपर को अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए एक एनरोलमेंट लेनी होती थी, तो उस एनरोलमेंट की अमेंडमेंट की एप्लीकेशन या कैंसिलेशन की एप्लीकेशन लगा सकता है, ये काम कर सकता है। इसके अलावा 3 मुख्य काम। ऊपर वाले कामों के लिए कोई हम जिसका काम करे उससे कुछ पूछेंगे नहीं, बस वो काम कर देंगे आपके लिए। लेकिन ये 3 काम अगर आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं तो जिस रजिस्टर्ड पर्सन का रिफंड क्लेम कर रहे हैं पहले उससे कंफर्मेशन लेंगे, फिर आपकी ये प्रैक्टिशनर की एप्लीकेशन को कंसीडर करेंगे। नंबर 2, अगर आप रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन या अमेंड के लिए अप्लाई कर रहा है जीएसटी प्रैक्टिशनर, पहले जिसका कैंसिलेशन अमेंड हो रहा है उससे पूछेंगे, फिर ये काम करेंगे। फिर अगला, कमीशन स्कीम आप इंटीमेट कर रहे हैं कि मुझे देना कमीशन स्कीम में या इससे विड्रॉ करना है, पहले हम उससे पूछेंगे रजिस्टर्ड पर्सन से तुम्हें करवाना है ये काम, फिर हम ये एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे, एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे। ये काम जीएसटी प्रैक्टिशनर आपके बिहाफ पर कर सकता है। जीएसटी प्रैक्टिशनर बन कौन सकता है? ये 5 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। पहला, वो भारत का नागरिक हो, साउंड माइंड का हो, इंसॉल्वेंट करार ना किया गया हो, कोर्ट ने कन्विक्ट ना किया हो। 4 तो ये। 5वां, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इन 5 में से कोई एक। वो कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट का रिटायर्ड ऑफिसर है, या जीएसटी आने से पहले सेल टैक्स प्रैक्टिशनर था, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर था। इसके लिए सिर्फ इसी को, ये सेकंड सेल टैक्स प्रैक्टिशनर टैक्स रिटर्न प्रिपेयर को, इसे एक पेपर भी क्लियर करना पड़ेगा, बाकी किसी को नहीं, इसको एक पेपर भी क्लियर करना पड़ेगा, अभी बात करते हैं। और इसके अलावा या फिर वो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो, या फिर उसके फॉरेन यूनिवर्सिटी की डिग्री हो, या सीएससी सीएमए हो। हाँ जी, लेकिन इस वाले को जो सेकंड पॉइंट था सेल टैक्स प्रैक्टिशनर, इसे एक पेपर क्लियर करना नाइसिन कंडक्ट करेगी। ये कितना साल में 2 बार कंडक्ट होते हैं, कितने भी अटेम्प्ट में क्लियर कर सकता है ये, एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, 50 या उसके ऊपर नंबर लेके आने पड़ेंगे। लेकिन ध्यान ध्यान रहे सिर्फ इसी को ही। सर ये जो आपने काम बताए ये तो सीए सीएमए ये कर ही सकते हैं, फिर ये जीएसटी प्रैक्टिशनर की क्या जरूरत है? बस पोर्टल पर नाम आ जाएगा, कुछ क्लाइंट आपको वहां से मिल सकते हैं बस जी। अब इसके बाद आप आ जाइए चैप्टर नंबर 14 पर, अपनी एग्जामिनेशन बुक में फटाफट से आइए चैप्टर नंबर 14 पर, हम ओपन कर लेते हैं, आप भी अपना ओपन कर लीजिए चैप्टर नंबर 14, क्वेश्चन बैंक भी निकाल लीजिए और ये भी। हाँ जी, आगे असेसमेंट एंड ऑडिट। हाँ जी, एक बार मैं आपको यहां से स्लाइड से थोड़ा सा दिखा देता हूं, फिर वहां से आपको पढ़ा देंगे, आप जब तक चैप्टर नंबर 14 खोल रहे हैं। असेसमेंट में हम बात करने जा रहे हैं यहां पर सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट की। सेल्फ असेसमेंट क्या होता है जी? आप अपनी रिटर्न खुद ही फाइल करते हैं जी, अपना टैक्स निकालते हैं, उसमें से आईटीसी मैनेज कर रहे थे, नेट आप खुद जमा करा रहे थे, रिटर्न भी खुद फाइल कर रहे हो, ये सेल्फ असेसमेंट कही जाती है सेक्शन 59 में। अब इस रिटर्न की होगी स्क्रूटनी, जो आपने रिटर्न यहां फाइल करी इसके रिटर्न की स्क्रूटनी होगी सेक्शन 61 में। अगर आपने रिटर्न ही ना फाइल करी तो सेक्शन 62 में असेसमेंट। अगर आप अनरजिस्टर्ड बंदे हो तो खाक रिटर्न फाइल करोगे, फिर सेक्शन 63 में असेसमेंट। और एक सेक्शन 64 में है हमारी समरी असेसमेंट, सेक्शन 64 में समरी असेसमेंट।
एक बीच में रह गया, ये है सेक्शन 60, ये है प्रोविजनल असेसमेंट। तो आइए इनके लिए यही चीज आपको क्या मैंने नोट्स में दी है जी। तो चैप्टर नंबर 14 में देखिए, सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट। भाई अगर आप क्यूरम्पी वाले हैं 5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर नहीं, अगर आपकी 5 करोड़ से कम की टर्नओवर है प्रीवियस ईयर में या 5 करोड़ तक है, तो मंथ 1 2 के लिए 25 साल तक टैक्स जमा कराते हैं, मंथ 3 के लिए रिटर्न के साथ टैक्स जमा कराते हैं, तो रिटर्न भी खुद फाइल करो, टैक्स भी खुद निकाल रहे हो, तो सेल्फ असेसमेंट हो गया ना। ऐसे मंथली वाले हो 5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है, तो आप 3 भी आप 20 तारीख तक जमा कराते हैं, तो खुद टैक्स निकाल रहे हो, खुद आईटीसी निकाल रहे हो, नेट जमा करा रहे हो, फिर रिटर्न भी फाइल कर रहे हो, तो इसे हम सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं। अब इसकी स्क्रूटनी होती है सेक्शन 61 में, रिटर्न ही ना फाइल करे तो 62 में, अनरजिस्टर्ड बंदे हो तो 63 में, समरी असेसमेंट सेक्शन 64 में, बीच में रह गया था 60 प्रोविजनल असेसमेंट। जैसे आपको जीएसटी रेट पे डाउट है 10 है कि 12 लगाऊं कौन सा, मैं डिपार्टमेंट के पास चले जाओ वो बता देंगे, तो इसे प्रोविजनल असेसमेंट बोलते हैं। इसके अलावा दो ऑडिट के सेक्शन है, एक डिपार्टमेंट ऑडिट करता है सेक्शन 65 में, एक सीए सीएम में से ऑडिट कराया जाता है, जो डिपार्टमेंट का नॉमिनेटेड सीए होता है, सीएम में होता है, उसे बोलते हैं स्पेशल ऑडिट। ये सेक्शन 66 में होता है। और कुछ रूल्स ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं, फटाफट से आएंगे आप। यहां से 4 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन या कभी कभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रोविजनल असेसमेंट पे आ जाया करता है। तो तैयार है आप जी। हम असेसमेंट की डेफिनेशन करने जा रहे हैं, इसका एक मींस पार्ट है, दूसरा इसका इंक्लूड्स पार्ट है, ठीक है जी। मींस पार्ट में हम लायबिलिटी डिटरमाइन कर रहे हैं, कैसे निकालेंगे जी, जीएसटी वैल्यू पे इफेक्टिव रेट निकालेंगे, लायबिलिटी आ गई, मींस पार्ट हो गया खत्म। इंक्लूड्स पार्ट में यही तो सेल्फ असेसमेंट होती है, आप आईटीसी भी माइनस करते हैं। अब सेल्फ असेसमेंट के बाद में ऑफिसर आपकी करता है रीअसेसमेंट, ये इंक्लूड्स पार्ट में आ रहा है। प्रोविजनल असेसमेंट, जैसे आपको डाउट है रेट 12 लगेगा 18 लगेगा, आप ऑफिसर के पास चले गए, ये बताओ जी क्या लगाएंगे, ये प्रोविजनल असेसमेंट है जी। इसके अलावा एक समरी असेसमेंट है, बात करेंगे वो क्या होती है। एक है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, ये इंक्लूड पार्ट में शामिल हो रही है, जो रिटर्न नहीं फाइल करते या जो अनरजिस्टर्ड बंदे हैं उनकी डिपार्टमेंट बेस्ट जजमेंट वो खुद डिटरमाइन करता है, इसे हम बोलते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अच्छा, सेक्शन 60 बाद में करेंगे, पहले नेक्स्ट पेज में है, पेज नंबर 14.3 पर। सेल्फ असेसमेंट क्या है जी, खुद आप टैक्स निकाल रहे हैं, खुद आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, भाई जी यही होगी सेल्फ असेसमेंट, बात खत्म। अब इस रिटर्न की स्क्रूटनी कौन करेगा, नीचे आ जाइए, ये पेज नंबर 14.3 पर नीचे आ जाइए, सेक्शन 61। हाँ जी, प्रॉपर ऑफिसर के पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे उस रिटर्न की करेक्टनेस को चेक करेगा, अगर कोई गड़बड़ है तो आपको डिस्क्रिपेंसी इंटीमेट करेगा। क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, एग्जांपल हमने आपको दिए, जैसे आपने 3B में आईटीसी 2B से ज्यादा ले लिया, तो 2B भी उसके पास अवेलेबल है, 3B भी उसके पास अवेलेबल है, तो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ना, इसके बेसिस पे डिस्क्रिपेंसी आपको कम्युनिकेट कर देगा कितनी दिन में इसका अप्लाई तो मेरे को। दूसरे का एग्जांपल, जीएसटीआर 1 में आपने सेल दिखा रखी है 1 करोड़ की, 3B में 2 ही लाख पे टैक्स दिया है, तो दोनों डाटा उसके पास अवेलेबल है ना, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ना, इसके वजह से रिटर्न को स्क्रूटनाइज करेगा, आपको डिस्क्रिपेंसी इंटीमेट करेगा, 30 दिन में एक्सप्लेन करो भाई इसको। या 3B में आपने क्रेडिट टाइम लैप्स होने के बाद 30 नवंबर तक ले सकते हैं, या एनुअल रिटर्न फाइल करे whichever ईयर तक, तो आपने 30 नवंबर के बाद भी क्रेडिट ले रखा है, तो डाटा उसके पास अवेलेबल है ना, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इसके बेस पे आपसे पूछेगा बताओ भी ये डिस्क्रिपेंसी, आप इसको एक्सप्लेन करें 30 दिन के अंदर। अब इसके लिए वो क्या करेगा, जहां तक कोशिश होगी इस डिस्क्रिपेंसी का टैक्स भी निकाल कर दे देगा, अगर पॉसिबल है तो क्वांटिफाई करके दे देगा, इंटरेस्ट अमाउंट पेबल ये आपको निकाल कर दे देगा, ठीक है, अगर पॉसिबल है तो, पॉसिबल है तो। अच्छा, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, आप इसका या तो एक्सेप्ट कर लो और टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पे कर दो, और अगर नहीं एग्री करते तो रिप्लाई दो 30 दिन के अंदर। अब ऑफिसर क्या कर सकता है, आपके रिप्लाई के बाद में अगर उसे सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं लगती, या आपने डिस्क्रिपेंसी को एक्सेप्ट कर लिया फिर भी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं पे करी, तो फिर वो 4 काम कर सकता है। सबसे पहले वो सेक्शन 73 या 74 में आपके अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है टैक्स सेटलमेंट करने की। 73 में आपके अदर एंड फ्रॉड के नोटिस ऑर्डर आते हैं, और 74 में फ्रॉड के नोटिस ऑर्डर आते हैं। अच्छा, तो ये हो गया। अब आ जाइए यहाँ पहले में, अगर उसे लगता है कि ये जो गड़बड़ आपने कर रखी है ये तो कई मल्टीपल ईयर्स में हो सकती है, तो मेरे को तो वो चेक करना चाहिए, वो आपके प्लेस पर आकर ऑडिट कर सकता है, इसे डिपार्टमेंटल ऑडिट बोलते हैं, या अपने प्लेस पर बैठकर आपका ऑडिट कर सकता है, तो इसे हम बोलते हैं सेक्शन 65 में डिपार्टमेंटल ऑडिट। अब इसके बेस पे जो गड़बड़ निकलेगी फिर नोटिस भेजेगा 73 74 में कुछ डाटा और कलेक्ट करके। अगर उसे लगता है केस कॉम्प्लेक्स, आपने बुक प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रखी है, तो और या फिर आपकी ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया है, तो इसको डिपार्टमेंट लगता है मेरे से ये बात नहीं बनेगी, तो किसी एक्सपर्ट से ऑडिट करा सकता है सीएसीएम में से। अब जो इसके बेस पे, ये आपका सेकंड हो गया सेक्शन 66 में, इस ऑडिट के बेस पे जो गड़बड़ियां निकलेंगी फिर आपको 73 74 का नोटिस भेज देंगे। तीसरा केस, या फिर वो आपकी प्रीमाइसेस पे आके इंस्पेक्शन सर्सीजर कर सकता है, तो ये इसके बेस पे जो गड़बड़ी निकलेंगी फिर आपको 73 74 का नोटिस भेजेंगे।
तो इसी के ऊपर में आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आया करता है। आइए दिखाता हूं। हाँ जी, हमने ऐसे क्वेश्चन किया था। मई 23 में आया क्वेश्चन आपके पास में, मई 19 में क्वेश्चन आया, अलग अलग जगह पे क्वेश्चन आया हुआ कि बताएं क्या रिकोर्स ऑफिसर को लेना पड़ेगा अगर आपने एक्सप्रेशन सही नहीं फर्निश करी है या फर्निश नहीं करी है जो डिस्क्रिपेंसी रिटर्न की स्क्रूटनी के दौरान निकली थी। सीधा सीधा यही 4 पॉइंट चिपकानी है जो वहां पढ़ के आए। या ऐसे पूछा जा सकता है कि है ना, स्क्रूटनी कर रहा था प्रॉपर ऑफिसर, उसकी पावर्स क्या है वो बताओ। वाइल कंडक्टिंग स्क्रूटनी सेक्शन 61 की उसे डिस्क्रिपेंसी निकली। ये कोई आर कुमार प्राइवेट लिमिटेड है, इसकी रिटर्न की स्क्रूटनी के दौरान कुछ गड़बड़ निकली। अब आपसे उसके बारे में पूछा गया लेकिन आपने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दी, तो बताएं क्या रिकोर्स है प्रॉपर ऑफिसर के पास। यही 4 स्टेप्स। वो आपका डिपार्टमेंटल ऑडिट कर सकता है, वो सीएसीएमए से ऑडिट करा सकता है, सर सीजर इंस्पेक्शन कर सकता है, और वो 73 74 में प्रोसीड कर सकता है टैक्स सेटलमेंट करने के लिए। ये आप आंसर लिख कर देखना, ऐसे याद करने से बात नहीं बनेगी। लिख कर प्रैक्टिस करना तो आपको वर्ड एज इट इज लिख पाओगे, तब आपको 4 नंबर मिलेंगे। एक और क्वेश्चन पूछा गया, वेंकटेश्वर टैक्सेबल पर्सन है, जीएसटी रिटर्न फाइल कर दिया टाइम से, अब स्क्रूटनी हुई, ऑफिसर ने जब स्क्रूटनी करी तो डिस्क्रिपेंसी निकली। वेंकटेश्वर को एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया लेकिन वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, बताओ अब ऑफिसर क्या कर सकता है, क्या रिकोर्स हो। ये ऐसे कहानी बनाकर यही पूछ सकता है, ये 4 पॉइंट। ठीक है, तो आपको बताना होगा। तो आइए इसके बाद वापस आएंगे हम अपना एग्जामिनेशन बुक में। हमारा सेक्शन 61 हो गया, पेज नंबर 14.3 पे आइए। हाँ, हम असेसमेंट की बात कर रहे हैं। अगर रजिस्टर्ड पर्सन है, दूसरा अनरजिस्टर्ड पर्सन है। पहले रजिस्टर्ड पर्सन है, हमने ये तो कर लिया, रिटर्न फाइल करने वाला, उसकी स्क्रूटनी भी करा दी। अब इसमें अगला, अगर आपने रजिस्टर्ड होने के बावजूद रिटर्न नहीं जमा कराई तो सेक्शन 62, ये रिटर्न के चैप्टर में भी आया था। क्या आपने अपने सेक्शन 39 में जो पीरियोडिकल रिटर्न होती है, जैसे एग्जांपल 3 भी, वो नहीं फाइल करी, या 45 में जो आपकी फंड रिटर्न होती थी, जीएसटी रिटर्न 3 महीने में जमा कराते थे कैंसिलेशन के बाद में, वो नहीं फाइल करी। और इसके बाद आपके पास नोटिस आया, ये आपने नहीं फाइल करी थी, फिर आपके पास नोटिस आया सेक्शन 46 में कि 15 दिन में फाइल कर दो, वो 15 दिन भी निकल गए। अब आपको कोई सेपरेट नोटिस नहीं आएगा, हम आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करते हैं, हम आपका टैक्स निकाल देंगे। फिर हम टैक्स कैसे निकालेंगे, हमने आपके बैंक से पूछा, बैंक की डिटेल हमने आपसे ले रखी है, इसके अकाउंट में कोई पैसा जमा हो रखा है, हम उसी को सेल मानकर उस पर जीएसटी निकाल कर देंगे, इसे हम बोल रहे हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल करी, इसे बोलते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। या फिर एक इस तरफ करें, अनरजिस्टर्ड पर्सन की भी एक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हुआ करती है, तो 2 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है। ओके, तो अभी पहले नॉन रिटर्न फाइनल की बात करें। हाँ जी, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का ऑर्डर कितने समय पास होगा, 5 साल में, एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट। एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या है जी, 31 दिसंबर। अगर एक्सटेंड होगी तो उस एक्सटेंडेड डेट से 5 साल में हम आपका ये असेसमेंट ऑर्डर पास करेंगे। हाँ जी, क्या ये ऑर्डर विड्रॉ हो सकता है जी, अगर आप इस ऑर्डर पास होने के 60 दिन के अंदर रिटर्न फाइल कर दो, जो रिटर्न नहीं फाइल करी थी ना आपने, ये रिटर्न फाइल कर दो, के 60 दिन वाला पीरियड एक्सटेंड हो सकता है जी, फर्दर 60 डेज के लिए एक्सटेंड हो सकता है। शर्त ये है, हर दिन की जो एडिशनल एक्सटेंशन है अगली 60 डेज वाली, इसके लिए 100 रुपए पर डे आप लेट फी दो, तो एक्सटेंड हो सकता है जी। ओके, फिर आपके ये आपका ये ऑर्डर विड्रॉ हो जाएगा। तो अभी एक क्वेश्चन करेंगे, कई बार 2-3 बार पूछा गया है कि बताइए ये आपका ऑर्डर जो है कब कब विड्रॉ हो जाता है। एक तो ये वाला केस है, एक समरी असेसमेंट करेंगे वो वाला ऑर्डर विड्रॉ होता है। ठीक है, तो ये बीजे ऑर्डर विड्रॉ हो गया, अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल करी थी, वो रिटर्न फाइल कर दी ऑर्डर पास होने के बाद। हाँ जी, ऑर्डर विड्रॉ हुआ है लेकिन वो जो रिटर्न नहीं फाइल करी थी उसका टैक्स, इंटरेस्ट और वो लेट फी वो तो देनी पड़ेगी, तो इंटरेस्ट लेट फी आपकी पेबल रहेगी। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद आइए अनरजिस्टर्ड वाला। हाँ जी, अनरजिस्टर्ड नहीं लिया, जैसे एग्जांपल सेक्शन 24 में था कि अगर आपने 1 रुपए के भी इंटरेस्ट रेट सेल करी, रजिस्ट्रेशन जरूरी है, वो उनको छोड़ दो जो नोटिफाइड जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स थे या क्राफ्ट वाले गुड्स थे, उनके अलावा अगर आप कोई भी गुड्स 1 रुपए की इंटरेस्ट रेट सेल करते हैं, रजिस्ट्रेशन जरूरी है, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं इसको। हम सेक्शन 62 में नॉन रिटर्न, जो आपने रिटर्न नहीं फाइल करी उसकी असेसमेंट कर रहे हैं। रिटर्न नहीं फाइल करी कौन सी, सेक्शन 39 में, जैसे हमने एग्जांपल लिया 3 भी नहीं फाइल करी, 45 में फंड रिटर्न जैसे जीएसटी रिटर्न नहीं फाइल करी, आपके पास इसके बाद नोटिस आता है 15 दिन में रिटर्न फाइल करो। अगर आप 15 दिन में भी नहीं फाइल करते, फिर हम आपकी असेसमेंट कर देते हैं, हम आपका टैक्स निकाल देते हैं। भाई बेस्ट जनरल असेसमेंट बोला करते हैं हम। एक बेस्ट जनरल असेसमेंट आपकी अनरजिस्टर्ड पर्सन वाली भी है। ठीक है, इसके लिए हम ऑर्डर कितने समय पास करेंगे, 5 साल में, एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट। ये ऑर्डर क्या विड्रॉ हो सकता है जी हाँ, अगर ये ऑर्डर पास होने के 60 दिन में आप रिटर्न फाइल कर दो। क्या ये 60 दिन में एक्सटेंड हो सकता है जी, फर्दर 60 डेज के लिए। ये फर्दर 60 डेज के एक्सटेंशन के लिए आपको हर दिन की एक्सटेंशन के लिए 100 रुपए लेट फी देनी पड़ेगी। अच्छा, अब आप रिटर्न फाइल करें तो जो आपने यहां पर नहीं फाइल करी थी, जो टैक्स इंटरेस्ट लेट फी जो रिटर्न की वो लगेगी जी, वो इंटरेस्ट लेट फी लगेगी। अच्छा, ये जो बेस्ट जनरल असेसमेंट होगी वो करेगा कैसे, टैक्स कैसे निकालेगा,
एग्जाम्पल आपके बैंक से पूछ लिया कि आपकी सेल कितनी इसके अकाउंट में कोई पैसा जमा हुआ, जितना जमा होगा उसको सेल मान लेंगे। या फिर एक और एग्जाम्पल देखिए, आपने परचेज कर रखी है तो आपके 2A में तो दिख रही है ना परचेज, उसमें सेल का उसमें प्रॉफिट का मार्जिन ऐड करके आपकी सेल निकाल के टैक्स मांग लेगा। ठीक है, अब जरा अनरजिस्टर्ड पर्सन की बात करते हैं। अनरजिस्टर्ड पर्सन की, हाँ जी, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा, जैसे एग्जांपल इंटरेस्ट रेट सेल कर रखी है, 1 रुपए की भी इंटरेस्ट रेट सेल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। कौन से गुड्स को छोड़ दो, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट और क्राफ्टमैन गुड्स, बाकी 1 रुपए की इंटरेस्ट रेट पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है, तो हमने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा। या फिर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता जो ऑफिसर करता था 13 केसेस में, तो इन केस में वो बेस्ट जजमेंट करेगा ऑर्डर, जैसे यहां 5 साल एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से था, यहां पर भी 5 साल एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से ऑर्डर की समरी अपलोड कर देगा जी पोर्टल पर। और लेकिन हाँ, इस ऑर्डर को पास करने से पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बैंक में कैसे पूछा गया आपसे। आपसे क्वेश्चन यूं पूछा गया, बताएं अनरजिस्टर्ड पर्सन की हम असेसमेंट कर रहे हैं सेक्शन 63 में। सीधा क्वेश्चन जुलाई 21 में, तो सीधा यही बताना है जी, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा, फिर दूसरा आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। रजिस्ट्रेशन कैंसिल में हमने वो कुछ एग्जांपल दे दी, जैसे आपने जीएसटीआर 4 फाइल करनी होती है अगर 30 जून तक, उसके बाद 3 महीने और हो गए, फिर भी आपने रिटर्न नहीं फाइल करी। फिर उसके बाद में जो आपके मंथली वाले थे उन्होंने 6 महीने की लगातार रिटर्न नहीं फाइल करी। जो इसके अलावा आपका वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है, आप 6 महीने हो गए अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, नील की रिटर्न फाइल करे हो, या फ्रॉड की वजह से आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो यहां पर ऑर्डर 5 साल में पास हो सकता है एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से। तो ये कुछ एग्जांपल दे दिया, ऐसे आपको आंसर लिखना था। हाँ जी, एक हमने और किया था ये अंडरस्टूड वाला, ये एक एमसीक्यू। रीना बनर्जी मोबाइल फोन बेचा करती थी, ये वेस्ट बंगाल की है, लेकिन इसने इंटरस्टेट सेल करी है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था तो इसने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा, तो क्या इसका अनरजिस्टर्ड पर्सन वाला असेसमेंट हो सकता है जी? हो सकता है जी। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद आएंगे वापस, हाँ जी, फिर इसके बाद 62 63 हो गया, एक बार आप 64 करेंगे, आप आएंगे कहां, पेज नंबर 14.4 पर। हाँ जी, ये समरी असेसमेंट है। ये क्या है, प्रॉपर ऑफिसर के पास टैक्स लायबिलिटी का एविडेंस है और उसे लगता है कि अगर तुम अभी तुम्हारे अगेंस्ट में असेसमेंट ना की गई तो तुम भाग जाओगे, एडवर्सली अफेक्ट होगी गवर्नमेंट की रेवेन्यू, डिले अगर किया ऑर्डर पास करने में तो आप भाग जाओगे, तो इसलिए वो आपकी टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन कर देगा असेसमेंट ऑर्डर पास करके। लेकिन इसके लिए प्रॉपर ऑफिसर किसकी परमिशन लेगा, ज्वाइंट कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर की परमिशन लेगा। हाँ, ये समरी असेसमेंट में एग्जांपल में आपको मैंने बताया था, मान लीजिए आपके वेयरहाउस में सामान पड़ा हुआ, उस पे 1 करोड़ की टैक्स लायबिलिटी बनती है, वो वेयरहाउस आपने डिक्लेयर ही नहीं कर रखा अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। अब उसको लगता है कि अगर मैंने अभी नहीं लिया 1 करोड़ का टैक्स, अभी ऑर्डर नहीं पास किया तो तुम भाग जाओगे, तो आपकी वो टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन कर सकता है, इसके लिए वो परमिशन लेगा एडिशनल ज्वाइंट कमिश्नर से। अच्छा, अब या फिर हमने एक एग्जांपल लिया था, ट्रक पकड़े गए आपके, वहां पर उसमें 5 करोड़ की टैक्स लायबिलिटी का सामान है, तो वो आपसे वो मांग लिया जाएगा अभी ऑर्डर पास करके, क्योंकि उसे लगता है कि फिर तो तुम भाग जाओगे। अब सवाल ये है, हमने वेयरहाउस से कीपर से पूछा ये सामान किसका है, या ट्रक वाले से पूछा सामान किसका, वो कहते हैं हमें नहीं पता किसका है, तो हम किसके हाथ में असेस करें, हम उस पर्सन इंचार्ज को, उस ट्रक वाले को या उस वेयरहाउस कीपर को ही हम टैक्सेबल पर्सन मानकर असेस कर देंगे। इसका मतलब जो सेक्शन 64 वाला ऑर्डर है ये रजिस्टर्ड पर्सन के अगेंस्ट पास हो, ये जरूरी नहीं है, हम पर्सन इंचार्ज के हाथ में भी असेसमेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये ऑर्डर भी विड्रॉ करने की अब बात करें, एक तो जो रिटर्न नहीं फाइल करी थी बैजिंग असेसमेंट, वो वाला ऑर्डर विड्रॉ हुआ था, अब ये समरी असेसमेंट ऑर्डर ये विड्रॉ हो रहा है। हाँ, ये ऑर्डर कब विड्रॉ हो सकता है, अगर ऑफिसर को लगता है ये ऑर्डर, ये एडिशनल ज्वाइंट कमिश्नर को लगता है कि ऑर्डर एररनेस है, गलत है, ये इसे खुद लगता है ऑन मोशन पर, स्वतः लगता है, या फिर इसके लिए टैक्सेबल पर्सन ने 30 दिन में एप्लीकेशन, इस ऑर्डर रिसीव होने के 30 दिन में उसने एप्लीकेशन लगाई कि आपने गलत ऑर्डर पास कर दिया, एक बार मेरा पक्ष तो सुन लेते, 73 74 में नोटिस इशू कर देते, मेरा पक्ष तो सुन लेते। तो अब इस केस में आपका ये ऑर्डर विड्रॉ कर लेगा, लेकिन 73 74 में जो अदर देन फ्रॉड या फ्रॉड के नोटिस ऑर्डर इशू होते हैं वो तो करेगा ही करेगा। तो आइए जरा एक बार देखते हैं इसके ऊपर में क्वेश्चन। कई क्वेश्चन किए थे, एक क्वेश्चन तो ये कि क्या ये जरूरी है कि रजिस्टर्ड पर्सन के अगेंस्ट में असेंबली असेसमेंट ऑर्डर पास हो, नहीं, अगर वो ट्रक वाला या वेयरहाउस जो कीपर है वो अगर पर्सन इंचार्ज नहीं बताता कि कौन है ओनर, हम उसी के हाथ में असेसमेंट कर देंगे। नेक्स्ट, असेंबली असेसमेंट के ऊपर में शॉर्ट नोट नवंबर 23 में पूछा गया है, फिर आगे भी में 18 में भी पूछा गया, सीधा सीधा यही लिखना क्या कि ये समरी असेसमेंट हो सकती है, इसके लिए उसे प्रीवियस एडिशनल ज्वाइंट कमिश्नर की परमिशन लेनी होगी, अगर उसे लगता है टैक्स लायबिलिटी इसकी बनती है, और अगर अभी डिले किया तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू एडवर्सली अफेक्ट होगी, तो वो एडिशनल ज्वाइंट कमिश्नर
कि परमिशन से आपकी असेसमेंट कर सकता है। हाँ, अगर उसे ऑर्डर अर्नस लगता है तो फिर वो 30 दिन के अंदर अंदर उसकी एप्लीकेशन लगाई, अगर जिस असेसी ने कि ये विड्रॉ करो, या ये खुद विड्रॉ कर सकता है। और दूसरा ये वाला पॉइंट लिख देंगे कि अगर टैक्सेबल पर्सन असेप्टेबल नहीं है, जो पर्सन इन चार्ज है उसे ही टैक्सेबल पर्सन मान लेंगे। ठीक है जी, उसे ही टैक्सेबल पर्सन मान लेंगे। अच्छा जी, फिर ये समरी असेसमेंट वाला ये भी किया था हमने। एक क्वेश्चन और देखेंगे, क्या ये नवंबर 22 में पूछा गया या फिर ये यूं ऐसे पूछा गया है कि बताएं वो दो केसेस जहां पर ये आपका ऑर्डर विड्रॉ हो सकता है। एक तो नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न वालों का, और दूसरा आपका समरी असेसमेंट। ये आपको मेंशन कर देना, ठीक है, ऐसे एक्सप्लेन कर देंगे। चलते हैं इसके बाद वापस। बात करेंगे हम प्रोविजनल असेसमेंट की, इसे हम शॉर्ट में पीए बोल रहे हैं। दो केसेस में हम पीए डिटरमाइन पीए करेंगे। क्या अगर आप अपनी सही से वैल्यू नहीं निकाल पा रहे, या आप अपना जीएसटी का रेट जैसे 12 लगेगा 18 लगेगा ये डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, हाँ, इसके लिए यहाँ ऑफिसर खुद से पीए नहीं कर सकता। इसके लिए उसे एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कि मेरी पीए करो। अब वो आपको एक नोटिस भेजेगा कि मेरे को कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दो, फिर वो पीए वाला ऑर्डर पास करेगा 90 दिन के अंदर, आपकी एप्लीकेशन लगने के 90 दिन के अंदर। और इसमें आपने वैल्यू पूछी थी तो वैल्यू लिख कर देगा, आपने जीएसटी का रेट पूछा तो रेट लिख के देगा। इसके अलावा बॉन्ड भी भरवाएगा आपसे, वो बॉन्ड का अमाउंट भी लिख के देगा और सिक्योरिटी कितनी देनी वो भी लिख कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके 1 लाख की वैल्यू है, आपको रेट नहीं पता 12 लगेगा 18 लगेगा, अब वो जो कम वाला रेट होता है वही आपसे लगवा लेता है कि आप इसी 12% के हिसाब से अभी पे कर दो प्रोविजनली। लेकिन क्यों? क्योंकि वो बाकी डिफरेंस का बॉन्ड भरवा लेगा। तो जैसे 18,000 आपका जीएसटी बनता है, इसे बोलते हैं टैक्स टू बी फाइनली असेस। हो सकता है 18,000 का असेसमेंट हो, माइनस प्रोविजनल असेस। अभी 12% लगाए तो 12,000 माइनस कर दो, 6,000 का आपसे बॉन्ड भरवा लेगा। बॉन्ड भरवाने का ये मतलब नहीं है कि कोई कैश आपसे ले लिया, इस 6,000 की अब कुछ वो 25% सिक्योरिटी मांग सकता है। बॉन्ड तो मतलब ये है कि कसम खिलवा रहा है, कहना अगर टैक्स लायबिलिटी बनी तो मैं विद इंटरेस्ट पे करूंगा। अब इस 6,000 का जो ये अमाउंट है जो बॉन्ड भरवाया, इसका 25% तक वो आपसे सिक्योरिटी मांग सकते हैं। अब इसके बाद होगी फाइनल असेसमेंट। हाँ जी, फाइनल असेसमेंट कब होगी? जो आपका पीए वाला ऑर्डर आपको रिसीव होना इसके 6 महीने के अंदर अंदर। ये पीरियड एक्सटेंड हो सकता है, ज्वाइंट कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर 6 महीने एक्सटेंड कर सकता है, कमिश्नर 4 साल के लिए एक्सटेंड कर सकता है, तो टोटल 5 साल हो गया। हाँ जी, अब इसके बाद फाइनल असेसमेंट पर आपकी डिमांड निकली, जैसे आपने 12,000 दे रखा है, आपकी निकली 18,000, तो डिफरेंस कितना हुआ? 6,000। तो ये एडजस्टमेंट की जाएगी, ये एडजस्ट किया जाएगा। यहाँ पर 6,000 निकल कर आया। अब आपको इस पे इंटरेस्ट देना 18%। कब से? ड्यू डेट के बाद से टिल द डेट ऑफ, जिस महीने का आपका ये प्रोविजनल असेसमेंट थी उस महीने की ड्यू डेट निकाल लो। मान लीजिए अप्रैल की थी तो 20 मई तक टैक्स जमा हो जाना चाहिए था, तो 21 मई से इंटरेस्ट लगेगा, जब तक आप पे नहीं करते तब तक इंटरेस्ट लगेगा। हाँ जी, दूसरा, अगर आपका रिफंड बनता है तो आपको 6% इंटरेस्ट भी मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? अगर आपको रिफंड की एप्लीकेशन लगानी है, एप्लीकेशन लगाने के 60 दिन में उन्होंने रिफंड दे दिया तो कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन 60 दिन के बाद दिया तो 60 दिन बाद से इंटरेस्ट मिलेगा टिल द डेट ऑफ रिफंड। हमने 2-3 क्वेश्चन किए थे, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे एक दिव्य ट्रेडर था, 3 कंसाइनमेंट इसने फर्नीचर के सप्लाई किए थे 28 अप्रैल को, और इसकी इसने प्रोविजनल असेसमेंट करा ली। तो इस अप्रैल महीने की ड्यू डेट क्या बनती है जी? 20 मई। 20 मई, ठीक है जी। अब इसके बाद में ये प्रोविजनल असेसमेंट कर दी थी इन्होंने 20 मई को। अब इसके बाद फाइनल असेसमेंट कर रहे हैं 21 जून को, अगले ही महीने कर रहे हैं जी। हाँ जी, टैक्स आपके जो 3 कंसाइनमेंट थे इसमें से पहले और तीसरे कंसाइनमेंट का तो आपका बना है रिफंड। जो दूसरा कंसाइनमेंट था 1,20,000 का, इसकी आपकी निकली है डिमांड। और अब आप क्या करते हैं, 12 जुलाई को इस दिन आप फर्स्ट और थर्ड की रिफंड की एप्लीकेशन लगा देते हैं, और इसी दिन ही आप सेकंड का टैक्स पे कर देते हैं। अब जरा डिमांड की बात करते हैं। हाँ जी, ये 1,20,000 है, इस पर 18% इंटरेस्ट लगना है। किस डेट से किस डेट तक? भाई 20 मई तक टैक्स जमा हो जाना चाहिए था, 21 मई से इंटरेस्ट लगेगा। कब आप पे कर रहे हैं जी? 12 जुलाई को, तो 21 मई से 12 जुलाई तक। तो मई में 11 दिन बचे, जून में 30 दिन, जुलाई में 12 दिन, तो टोटल लगे 53 दिन। तो 53 दिन का 56 डेज डिवाइड बाय 365, ये आपका इंटरेस्ट लग जाएगा। अब जरा रिफंड की बात करते हैं। रिफंड की एप्लीकेशन आपने लगा दी थी कब? 12 जुलाई को। अब आपको रिफंड ये अलग अलग डेट को मिल रहे हैं, कौन कौन सी डेट को? 8 सितंबर और 18 सितंबर को। तो अब देखते हैं, 12 जुलाई को हमने रिफंड की एप्लीकेशन लगाई थी, इसमें 60 दिन ऐड कीजिए तो ये निकल कर आई 10 सितंबर।
अब 10 सितंबर तक अगर आपको रिफंड मिल गया तो कोई इंटरेस्ट नहीं, 10 सितंबर के बाद रिफंड मिला तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहले केस में आपको 8 सितंबर में रिफंड मिल गया था तो यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं। जो थर्ड कंसाइनमेंट था, यहाँ आपको 18 सितंबर को रिफंड मिल रहा है तो 8 दिन का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमने यहाँ पर 8 दिन का इंटरेस्ट निकाला, 1,20,000 इंटू में 18% इंटू में नहीं, ये 1,00,000 का आपका रिफंड था, इंटू में 6% इंटू में 8 डिवाइड बाय 365। ठीक है, ये थर्ड कंसाइनमेंट का आपका इंटरेस्ट बना रिफंड के ऊपर में। ठीक है जी। अब इसके बाद असेसमेंट हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम आते हैं ऑडिट के ऊपर में। हाँ जी, एक बार पेज नंबर 4 पर सबसे नीचे आ जाएंगे। ऑडिट, ऑडिट क्या है जी? ऑडिट हम एग्जामिन कर रहे हैं आपके रिकॉर्ड्स को, आपके रिटर्न को, अदर डॉक्यूमेंट्स को जो आपने मेंटेन कर रखे हैं। हम क्या चेक करना चाहते हैं? हम ये चेक करना चाहते हैं कि तुमने टैक्स सही पे किया, और अगर रिफंड लिया तो रिफंड सही लिया कि नहीं लिया। टैक्स पे किया तो उसके लिए टर्नओवर चेक करनी पड़ेगी, फिर टैक्स का रेट चेक करना पड़ेगा, और कोई आईटीसी लिया होगा तो वो भी चेक करना पड़ेगा और फिर कोई रिफंड क्लेम किया वो चेक करना है। अच्छा जी, अब ये ऑडिट होता है सेक्शन 65 और सेक्शन 66 में। पहले 65 के लिए सुन लीजिए। हाँ जी, जब हम रिटर्न की स्क्रूटनी कर रहे थे उस दौरान कुछ गड़बड़ निकली थी, या अब कुछ इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट करी उसके बाद में, तो वो कुछ इंस्पेक्शन प्रोसीजर किया था तो हमने कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, हमें कुछ गड़बड़ियां मिली। अब हमें लगा कि ये जो टैक्स इवेजन है ये तुम्हारा मल्टीपल ईयर में हो सकता है, तो हम नोटिस भेजने की बजाय हम आपका ऑडिट करेंगे। ये ऑडिट डिपार्टमेंट करेगा। ऑडिट कौन करेगा? डिपार्टमेंट करेगा। ये कहां कर सकता है? वो अपने ऑफिस में बैठ के कर सकता है, या रजिस्टर्ड पर्सन के प्लेस पर भी आके कर सकता है। तो आइए सेक्शन 65 की बात करते हैं। कौन ऑडिट करेगा जी? कमिश्नर या अथोराइज ऑफिसर, जो इसको कमिश्नर ने जिसको अथोराइज कर रखा है। कहां ऑडिट करेगा? डिपार्टमेंट अपने ऑफिस में बैठ के कर सकता है, या फिर रजिस्टर्ड पर्सन के प्लेस पर। रजिस्टर्ड पर्सन के प्लेस पे आना तो 15 दिन पहले इंटीमेट करना पड़ेगा कि हम आपके यहाँ ऑडिट करने आएंगे। ऑडिट पीरियड क्या होगा जी? हाँ जी, ये आपका एक फाइनेंशियल ईयर हो सकता है, पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर हो सकता है, मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर हो सकते हैं। कितने समय में ऑडिट कंप्लीट किया जाएगा? 3 महीने में। 3 महीने में, और ये 6 महीने का एक्सटेंशन मिल सकती है जी। 3 महीने कब से? कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट की डेट से। कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट कब माना जाएगा? ऊपर बताया हुआ लेटर ऑफ फॉलोइंग। हाँ जी, आपसे बुक्स मांगी जिस दिन आपने डेट, जिस दिन बुक्स अवेलेबल कराई। नंबर 2, फिर वो ऑडिट शुरू हुआ। इन दोनों डेट में जो लेटर डेट है वो है कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। इसके 3 महीने के अंदर अंदर ऑडिट कंप्लीट करना है। 6 महीने एक्सटेंशन के हैं। हाँ जी, ऑडिट अकेले करेगा कि अपनी टीम लेके आएगा? टीम लेके आएगा। फिर वो डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा जिसके रिटर्न आपने फाइल कर रखी है। हाँ जी, इसके लिए वो क्या क्या वेरीफाई करेगा? अगेन, जीएसटी सही पे किया कि नहीं पे किया, रिफंड सही लिया कि नहीं लिया। तो जीएसटी देने के लिए पहले टर्नओवर चेक करेगा, फिर टैक्स का रेट चेक करेगा, कोई एग्जामिशन है तो वो चेक करेगा, फिर आईटीसी आपने लिया होगा वो चेक करेगा, रिफंड चेक करेगा। इस हाँ जी, ये ऑडिट करते समय जो क्लाइंट है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, वो फैसिलिटेट करेगा सारे वेरिफिकेशन के लिए, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और असिस्टेंस देगा ताकि टाइमली ऑडिट कंप्लीट हो पाए। अब जो ऑडिट फाइंडिंग, जो गड़बड़ियां निकली, क्या वो आपको इन्फॉर्म की जाएंगी? जी, ताकि आप, अभी तक नोटिस नहीं इशू हुआ, जो 30 दिन में जैसे वो ऑडिट फाइंडिंग निकली, वो 30 दिन में, ऑडिट कंक्लूड होने के 30 दिन में आपको हम इंटीमेट करेंगे, ताकि आप अगर टैक्स पे करना चाहो तो पे कर लो। आपको अभी 73 74 में नोटिस नहीं इशू हुआ, अभी आप नोटिस इशू होने से पहले पे कर दो। अगर आप नोटिस इशू होने से पहले पे करते हैं तो फायदा क्या होगा? अगर 73 अदर देन फ्रॉड की बात है तो आपकी पेनल्टी माफ हो जाती है, नोटिस से पहले पे कर दो। 74 फ्रॉड वाली बात है तो पेनल्टी कम हो जाती है, 15% हो जाती है। तो आपको ये फायदा हो सकता है अगर आप नोटिस से पहले पे कर देते हैं। अगर आप नहीं पे करते फिर आपको 73 74 में नोटिस इशू किया जाएगा। अब जरा इसका जो कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट वाली बात थी, बुक्स, ये इसके ऊपर में क्वेश्चन 2-3 बार है इसके ऊपर में, जरा देखते हैं कैसे पूछा जा सकता है आपके पास क्वेश्चन इसके लिए। हाँ जी, जैसे कि आरटीपी का क्वेश्चन था। हाँ जी, यहाँ पर पृथ्वीराज, इसके पास नोटिस आया कि हम तुम्हारा ऑडिट करेंगे जी, 10 जुलाई को नोटिस आ गया कि हम तुम्हारा ऑडिट करेंगे। अब आप इस आपसे बुक्स मांगी, आपने बुक्स अवेलेबल कराई हैं 25 जुलाई को, और वो आपके डिपार्टमेंट आपके प्लेस पर आ रहा है 8 अगस्त को ऑडिट करने। तो दोनों में से लेटेस्ट डेट क्या है? बुक्स अवेलेबल 25 जुलाई और 8 अगस्त को ऑडिट शुरू। तो 25 जुलाई और 8 अगस्त, विच एवर इज लेटर, 8 अगस्त, इसके 3 महीने में, 8 अगस्त से 3 महीने में ऑडिट कंप्लीट करना है। एक और क्वेश्चन देखेंगे। हाँ जी, नोटिस आया आपके पास में, ये आरटीपी नवंबर 24 का है। टैक्स अथॉरिटी आपके यहाँ प्लेस पे विजिट कर रही है 20/12 को, तो इस दिन ऑडिट शुरू कर दिया, ठीक है जी। लेकिन आपसे बुक्स मांगी, बुक्स अवेलेबल कराई 30/12 को, तो 20/12 ऑडिट शुरू किया, और बुक्स अवेलेबल कराई 30/12, तो दोनों में से लेटर क्या है? 30/12। 30/12 से 3 महीने में, तो 30/12 से 3 महीने में ये आपका क्या बना जी? 30 मार्च। तो 30 मार्च तक ऑडिट कंप्लीट होना चाहिए।
इन्होंने ऑडिट कंप्लीट कर दिया 25 मार्च को। अकाउंटेंट कहता है इस कंपनी का कि तुमने टैक्स अथॉरिटीज तुमने ऑडिट टाइम के बाद कंप्लीट किया है। नालायक है, अनपढ़ है, इसको पता ही नहीं ऑडिट कमेंसमेंट की डेट क्या होती है। ऑडिट कमेंसमेंट की डेट होती है जिस दिन बुक्स अवेलेबल कराई या ऑडिट शुरू किया, दोनों में से लेटर वाला। तो 30/12 से इसे काउंट करना था। नालायक, ऐसे पता नहीं। दूसरा ये कह रहा है कि तुम ना 2 साल का, ये 2 साल 21/22/23 का ऑडिट कर रहे थे, वो कह रहे 2 साल का नहीं कर सकते। अरे वो मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर का भी कर सकते हैं, पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर का भी कर सकते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर का भी कर सकते हैं। तो ये नालायक अकाउंटेंट है, इसे पता नहीं। वापस आते हैं, इसके बाद ये हमारा सेक्शन 65 हो गया। अब आते हैं सेक्शन 66 पर। हाँ जी, ये क्या है जी? ये डिपार्टमेंट स्क्रूटनी के दौरान जो गड़बड़ियां निकली थी, खुद ऑडिट करने आया था। खुद करने की बजाय वो सीएसीएम में से करा सकता है अगर उसे लगता है केस कॉम्प्लिकेटेड है, बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर मेंटेन नहीं हो रखे या ऑल ओवर इंडिया इसके ब्रांचेस हैं, तो वो सीएसीएम में से ऑडिट करा ले। तो असिस्टेंट कमिश्नर विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ कमिश्नर करा बोलेगा उस रजिस्टर्ड पर्सन को कि तुम सीएसीएम में से ऑडिट कराओ। ये सीएसीएम में हम बताएंगे, हमने नॉमिनेट कर रखा है, डिपार्टमेंट के पैनल पे होते हैं। अच्छा, ये ऑडिट कब किया जाएगा? अगर स्क्रूटनी, इन्वेस्टिगेशन, अदर प्रोसीडिंग के दौरान पता लगा कुछ गड़बड़ियां हैं और केस कॉम्प्लेक्स है, रेवेन्यू ज्यादा इन्वॉल्व है और वजह है दो, आपने वैल्यू सही नहीं डिक्लेयर कर रखी या आईटीसी ज्यादा ले रखा। तो आपको टाइम, ये सी ऑडिट कितने समय में करेगा? 90 दिन में। क्या एक्सटेंशन हो सकती है जी? फर्दर 90 डेज के लिए एक्सटेंशन हो सकती है। ये एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन कौन लगाएगा? रजिस्टर्ड पर्सन भी लगा सकता है, सीएसीएम में भी लगा सकता है। ठीक है जी। अच्छा, ये ऑडिट क्या अगर आपका किसी और लॉ में, जैसे इनकम टैक्स लॉ में हो रहा है, कंपनी लॉ में हो रहा है, फिर भी हो सकता है? जी हाँ। क्या आपके अगेंस्ट में जो मटेरियल गैदर किया गया, इसको यूज वो कर रही हैं आपके अगेंस्ट में नोटिस इशू करने के लिए, क्या आपको अपॉर्चुनिटी हट दिया जाएगा? जी। इसकी फीस कौन पे करेगा? सीए की। ऑडिट फी कौन पे करेगा? एग्जामिनेशन के खर्चे कौन बियर करेगा? डिपार्टमेंट ने अपॉइंट किया है ना। अच्छा, अब इस टैक्स लायबिलिटी के लिए आपके पास सेक्शन 73 या 74 में नोटिस आएगा। ठीक है जी, यहां हमारा रिवीजन कंप्लीट होता है।